हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो अच्छे तैयारी चल रही होगी। हाँ जी, आइए आज के वीडियो में आप लोगों को एक बहुत ही प्यारे, बहुत ज्यादा आसान, बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट इंडेक्स का रिवीजन कराने जा रहा हूं। इंडेक्स 115 जिसका नाम है रिवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स। अगर मैं इस इंडेक्स की बात करूं तो प्रैक्टिकल लाइफ में इस इंडेक्स की मेजर इन्वॉल्वमेंट होती है। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे ना, और अगर आपसे इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं आपको बता दूं, जो पहला क्वेश्चन होगा ना वो इसी इंडेक्स से होगा। बहुत ही प्यारा, आसान और इंटरेस्टिंग इंडेक्स है और इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कुछ प्यारी प्यारी सी बातें आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। एक तो ये जो वीडियो ना, ये रिवीजन पर्पज के लिए, इसलिए जो मेरी बोलिंग स्पीड रहेगी नॉर्मल स्पीड से थोड़ी ज्यादा रहेगी, सो दैट मैं आपको कम से कम टाइम में इंडेक्स 115 के 100% कॉन्सेप्ट का रिवीजन करा दूं। सेकंड, बोलिंग स्पीड नॉर्मल स्पीड से थोड़ी ज्यादा रहेगी, लेकिन मैं आपको इस बात की श्योरिटी देता हूं कि आपको अच्छे से इंडेक्स 115 क्लियर होगा। थर्ड, अगर कोई कॉन्सेप्ट टेक्निकल हुआ तो मैं एग्जांपल कोट करके उस कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन करूंगा, सो दैट आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो और आपको लॉन्ग टर्म याद रहे। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इंडेक्स 115 का रिवीजन, रिवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। एक प्यारे से एग्जांपल के साथ हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स 115 का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। एक कंपनी है जिसका नाम है एक्स लिमिटेड। वो कंपनी बेसिकली क्या करती है, एक तो मोबाइल हैंडसेट सेल करती है। सेकंड कंपनी क्या करती है, कॉल सर्विस प्रोवाइड करती है। जो मोबाइल हैंडसेट है उसका सेलिंग प्राइस है मान के चलते 16,000, और जो कॉल सर्विस है वो मान के चलते 750 पर मंथ है। एक व्यक्ति है मिस्टर वाई, वो क्या करता है, एग्रीमेंट करता है एक्स लिमिटेड के साथ 1 अप्रैल 25 को। एग्रीमेंट के तहत मिस्टर वाई क्या करेगा, एक तो मोबाइल हैंडसेट एक्वायर करेगा, कब, 1 अप्रैल 25 को, और साथ में 12 मंथ्स की कॉल सर्विस एक्वायर करेगा। 12 मंथ की कॉल सर्विस एक्वायर करेगा, ठीक। और जो प्राइस रहेगा, इन दोनों का प्राइस रहेगा मान के चलते हैं 20,000। जो कंबाइन प्राइस है वो 20,000 रहेगा, ठीक। इंडेक्स 115 ये कहता है कि एंटिटी रिवेन्यू रिकॉर्ड करेगी 5 स्टेप कंप्लीट करने के बाद। 5 स्टेप मॉडल की बात करता है। मैं आप लोगों को ना इस एग्जांपल के थ्रू एक बार ना ब्रॉडली 5 स्टेप को एक्सप्लेन कर दूंगा, और फिर हम लोग क्या करेंगे, बारीकी से एक एक स्टेप को डिस्कस करेंगे। एक एक स्टेप को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, रिवाइज कराऊंगा। मैं पहले 5 स्टेप को ब्रॉडली एक्सप्लेन इसलिए करूंगा क्योंकि क्या होता है, जैसे मान लो हम लोग स्टेप नंबर 2 में है और कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है जो स्टेप नंबर 5 से थोड़ा सा रिलेटेड है। अगर मैं स्टेप नंबर 5 की बात करूंगा स्टेप नंबर 2 में, तो हो सकता है आपको स्टार्टिंग में क्लैरिटी ना आए, लेकिन अगर आपको ना ब्रॉडली 5 स्टेप का पता होगा ना, तो आपको उस टाइम क्लैरिटी आ जाएगी। इसलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, 5 स्टेप एक बार ब्रॉडली डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, फिर बारीकी से एक एक स्टेप के बारे में बात करेंगे। देखिए, इंडेक्स 115 का नाम है रिवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। यहां पे अगर आप देखेंगे तो 3 टर्म्स यूज हो रही हैं, एक रिवेन्यू, एक कॉन्ट्रैक्ट और थर्ड आपका कस्टमर। आइए इन 3 टर्म्स को पहले क्लियर करते हैं। रिवेन्यू का मतलब है जो एंटिटी की ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, जो एंटिटी की कोर एक्टिविटी है, उससे जो इनकम अराइज होती है वो रिवेन्यू कहलाती है। एग्जांपल के तौर पे मेरा काम पढ़ाना है। अब जो मैं क्लास सेल करता हूं वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, वो जो इनकम है वो मेरे लिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बन जाएगा, रिवेन्यू बन जाएगी, ठीक। अभी रिसेंटली क्या हुआ, मेरा एक कैमरा खराब हो गया तो मैंने वो कैमरा सेल कर दिया। तो जो मैंने कैमरा सेल किया उससे जो मेरे पास प्रोसीड्स आई है वो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल आएगा। क्यों, क्योंकि वो मेरी जो इनकम है वो ऑर्डिनरी एक्टिविटी से नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एक ऐसा एग्रीमेंट जो 2 और मोर पार्टी के बीच में होता है, और वो जो एग्रीमेंट है उन पार्टियों को एनफोर्सेबल राइट देता है और साथ में उनके ऊपर एनफोर्सेबल ऑब्लिगेशन होती है। कस्टमर बेसिकली एक ऐसी पार्टी होती है जो एंटिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है। देखिए, जो इंडेक्स 115 है वो सप्लायर के ऊपर अप्लाई होता है। किसके ऊपर अप्लाई होता है, सप्लायर के ऊपर, ठीक जी सर। सप्लायर को हम प्यार से यहां पे एंटिटी बोल देंगे। जो दूसरी पार्टी सप्लायर के साथ एग्रीमेंट करती है, इट शुड बी कस्टमर। ये क्या होना चाहिए, कस्टमर होना चाहिए। इसे हम प्यार से पार्टी बोलते हैं, ठीक। तो कस्टमर बेसिकली एक ऐसी पार्टी है जो एंटिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक कंडीशन, ठीक। सेकंड, उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो क्या करेगी, एंटिटी से वो गुड्स और सर्विस एक्वायर करेगी जो एंटिटी के लिए आउटपुट है। और थर्ड, बदले में वो क्या करेगी, कंसीडरेशन पे करेगी।
तो एक ऐसी पार्टी जो एंटिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, किस बात का कॉन्ट्रैक्ट करती है, गुड्स और सर्विस एक्वायर करने के लिए, जो कि एंटिटी की ऑर्डिनरी एक्टिविटी से आउटपुट है, और थर्ड वो बदले में क्या करेगी, कंसिडरेशन पे करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो मैं एक बिल्डर हूं, ठीक है, मैं बिल्डिंग बना के बेचता हूं, तो कोई भी ऐसी पार्टी जो मेरे से बिल्डिंग परचेज करेगी और बदले मेरे को पेमेंट करेगी, वो मेरे लिए क्या बन जाएगी, कस्टमर बन जाएगी। लेकिन मान लो मैं बिल्डिंग बना के बेचता हूं और मैंने क्या किया, मिस्टर ए के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया। मिस्टर ए को मैंने बोला कि भाई साहब आप लैंड प्रोवाइड कर दो और मैं कुछ फ्लैट बना दूंगा, जैसे मान लो 80 फ्लैट बना दूंगा, उनके ऊपर 40 जो फ्लैट बेचेंगे 40 प्रोसीड्स आपके पास आ जाएगी, 40 प्रोसीड्स मेरे पास आ जाएगी। तो यहाँ पे मिस्टर ए कस्टमर नहीं है, क्योंकि वो मेरे साथ रिस्क एंड रिवार्ड में इन्वॉल्व है, वो मेरे से जो मैं आउटपुट प्रोवाइड कर रहा हूं वो एक्वायर नहीं कर रहा। ठीक, चलें जी सर। हाँ, जो कंसिडरेशन है वो आपका इन कैश हो सकता है, इन काइंड हो सकता है। आइए अब बात कर लेते हैं 5 स्टेप की। देखिए जो सबसे पहला स्टेप है वो है आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। एंटिटी सबसे पहले क्या करेगी, आइडेंटिफाई करेगी कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है विद कस्टमर। अब कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, इसके लिए एंटिटी बेसिकली क्या करती है, 5 क्राइटेरिया चेक करती है। अब आप बोलोगे सर 5 स्टेप की बात कर रहे हो या 5 क्राइटेरिया अलग है। देखिए दोस्त, इंडेक्स 115 का कोर प्रिंसिपल ये है कि एंटिटी रेवेन्यू केवल तभी रिकॉर्ड करेगी जब 5 स्टेप पूरे हो जाएंगे, और जो स्टेप नंबर 1 है उसमें 5 फर्दर क्राइटेरिया आपको क्या करने पड़ेंगे, चेक करने पड़ेंगे। ठीक, वो 5 क्राइटेरिया क्या मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी टाइमिंग के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या मिस्टर वाई एक्स लिमिटेड के लिए कस्टमर है, चेक कर लेते सर। मिस्टर वाई क्या कर रहा है, आउटपुट जो एक्स के लिए है वो एक्वायर कर रहा है और बदले में कंसिडरेशन पे कर रहा है, तो ये क्या बन गया, कस्टमर बन गया। ठीक, सेकंड हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, मतलब जो एंटिटी है उसकी क्या क्या जिम्मेवारी है। ऐसा करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि ना एंटिटी रिवेन्यू केवल तभी रिकॉर्ड कर पाएगी जब वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को पूरा कर देगी। ठीक, अगर मान लो अब हम 2 पीओ प्रोवाइड कर रहे हैं और वो जो पीओ है अगर हम उसे अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंबाइंड रिवेन्यू रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। बट ऐसा हो सकता है कि एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हम आज पूरी कर रहे हो और एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हम क्या कर रहे हो, बाद में पूरी कर रहे हो। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड स्टेप में देखिए, पहले स्टेप में तो हम ये देखेंगे सामने वाली पार्टी कस्टमर है या नहीं है। अगर सामने वाली पार्टी कस्टमर है मतलब आइडेंटिफाई करेंगे कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। अगर कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर है तो उस केस में फिर हम लोग क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी जिम्मेवारी क्या क्या है, उसे हम बोलेंगे आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अगर मैं अपने इस एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पे क्या है, 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। कौन कौन सी, एक मोबाइल हैंडसेट सेल करना है और सेकंड आपका 12 मंथ कॉल सर्विस प्रोवाइड करना है। ठीक, 2 यहाँ पे क्या है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। थर्ड स्टेप में एंटिटी क्या करेगी, ट्रांजेक्शन प्राइस को आइडेंटिफाई करेगी। अब बच्चे हंसने लग जाते हैं, सर यहाँ पे आइडेंटिफाई क्या करना है, 20,000 अमाउंट तो दे रखा। देखिए दोस्त, जो ट्रांजैक्शन प्राइस है ना वो फिक्स हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं। अब अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन प्राइस है वो फिक्स है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, वेरिएबल आपका ट्रांजैक्शन प्राइस होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, एस्टिमेट लगाना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लो मैं बिल्डर हूं, मैं बिल्डिंग बना के बेचता हूँ, ठीक है, या मैं एक काम करता हूँ, मैं ना कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैं बिल्डिंग बनाता हूँ। ठीक, अब एक कस्टमर ने मेरे को बोला कि साहब आप बिल्डिंग बनाओ, मैंने कहा ठीक है जी। उसने बोला अगर आप 30 मंथ के अंदर बिल्डिंग कंप्लीट करते हैं तो वो मेरे को क्या करेगा, 10 करोड़ की पेमेंट करेगा। ठीक, लेकिन अगर मैं बिल्डिंग को 28 मंथ में कंप्लीट कर देता हूं तो वो मेरे को जो पेमेंट करेगा वो 11 करोड़ की पेमेंट कर देगा। अगर मैं बिल्डिंग को 26 मंथ के अंदर कंप्लीट कर देता हूं तो वो मेरे को क्या करेगा, 12 करोड़ की पेमेंट करेगा। अगर मैं बिल्डिंग को 24 मंथ के अंदर कंप्लीट कर देता हूं तो वो क्या करेगा, 15 करोड़ की मान लो पेमेंट करेगा। ठीक, तो इस केस में ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होगा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एस्टिमेट लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लो इस बात की 40% प्रोबेबिलिटी है कि बिल्डिंग जो है 30 मंथ में कंप्लीट हो जाएगी। इस बात की 10% पॉसिबिलिटी है कि जो बिल्डिंग है आपका 28 मंथ में कंप्लीट होगी। इस बात की मान लो 30% पॉसिबिलिटी है कि जो बिल्डिंग है 26 मंथ में कंप्लीट होगी, और 20% पॉसिबिलिटी आपका जो बिल्डिंग है 24 मंथ में कंप्लीट होगी। तो इसके में ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होगा, मैं प्रोबेबिलिटी के बेस पे अमाउंट कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक, तो जो अमाउंट आएगा वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, ट्रांजैक्शन प्राइस बन जाएगा। हालांकि इस एग्जांपल को मैं डिटेल में बाद में डिस्कस करूंगा। अभी मैं आपको ब्रॉडली बता रहा हूं कि स्टेप नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन प्राइस को आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सामने वाली पार्टी कस्टमर है या नहीं है। सर यहाँ पे मिस्टर वाई एक्स के लिए कस्टमर है। ठीक, सेकंड यहाँ पे कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, सर 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। थर्ड हम क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन प्राइस को आइडेंटिफाई करेंगे। अब ट्रांजैक्शन प्राइस कितना है, 20,000। ठीक, फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो ट्रांजैक्शन प्राइस है ना इसे एलोकेट करेंगे इसके अंदर, आपका परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के अंदर, क्योंकि स्टेप नंबर 5 ये कहता है कि रिवेन्यू आप केवल तभी रिकॉर्ड करेंगे जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट प्राइस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है कितनी है, 2 है। ट्रांजैक्शन प्राइस कितना 20,000 है, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करेंगे। कैसे एलोकेट करेंगे, प्राइमा फेसी में आपको बता दूं, हम लोग क्या करते हैं, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के हिसाब से आपका एलोकेट करते हैं, क्योंकि वो बेस्ट बेस होता है। अब यहाँ पे अगर सिर्फ और सिर्फ कंपनी क्या करती, मोबाइल हैंडसेट सेल करती, तो प्राइस कितना चार्ज करती, वो 16,000 चार्ज करती। और अगर कंपनी सिर्फ 12 मंथ की कॉल सर्विस प्रोवाइड करती तो उस केस में क्या होता, कंपनी जो रिवेन्यू रिकॉर्ड करती है, मतलब आपका जो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस होता है वो होता इंटू आपका 12, 750 into 12, 9,000।
अब कंपनी ने क्या किया है, इंस्टेड ऑफ चार्जिंग 25,000 कंपनी ने चार्ज किया अमाउंट 20,000। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ट्रांजेक्शन प्राइस है 20,000 इसे स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के रेशो में एलोकेट कर देंगे। अगर यहाँ पे हम मोबाइल हैंडसेट की बात करें तो जो मोबाइल हैंडसेट है इसका जो प्राइस रहेगा 20,000 प्राइस है आपका कंबाइंड। अगर हम अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं 25,000 प्राइस आता है, जिसमें से मोबाइल हैंडसेट का प्राइस कितना होता है 16,000 होता है। तो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के हिसाब से जो एलोकेशन आएगा कितना आएगा सर, ये अमाउंट आ गया आपका 12,800। अच्छा, अगर मैं कॉल सर्विस की बात करूं तो 12 मंथ जो कॉल सर्विस है उसका प्राइस कितना होता है सर, उसका प्राइस होता है 9,000, लेकिन कंबाइंड अमाउंट होता है 25,000। अगर हम सॉरी अलग अलग अमाउंट होता है 25,000, लेकिन हमने कंबाइंड क्या किया 20,000 चार्ज किए। तो जो कॉल सर्विस का अमाउंट आएगा वो कितने से आएगा सर, आएगा 7,200 से। तो हम इसे क्या करेंगे 12 मंथ के हिसाब से एलोकेट कर लेंगे, कितना अमाउंट आएगा 600 पर मंथ। ठीक, देखिए स्टेप नंबर अगर मैं बात करूं 5 की, तो हम रिवेन्यू केवल तभी रिकॉर्ड करेंगे जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। जब क्या हो जाएगा, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को हम सेटिस्फाई कब मानेंगे, जब जो गुड्स और सर्विस के रिगार्ड में कंट्रोल है वो ट्रांसफर हो जाएगा। कंट्रोल ट्रांसफर कब मानेंगे, कहता कंट्रोल ट्रांसफर मानेंगे जब पार्टी के पास इस बात के राइट आ जाएंगे कि वो उससे बेनिफिट ड्राइव कर लेगी और किसी दूसरी पार्टी को, किसी दूसरी एंटिटी को बेनिफिट ड्राइव करने से रोक देगी। तो इसका मतलब क्या है कि कंट्रोल ट्रांसफर हो गया। तो जब कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा हम लोग क्या करेंगे, रिवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक, हम क्या करेंगे, रिवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। अब अगर आप यहां पे देखेंगे तो हमने मोबाइल हैंडसेट कब ट्रांसफर किया है सर, 1 अप्रैल 25 को। तो मोबाइल हैंडसेट की रिवेन्यू हम लोग क्या करेंगे 1 अप्रैल 25 को रिकॉर्ड कर लेंगे। और जो हमने कॉल सर्विस प्रोवाइड की है वो कब प्रोवाइड की है, एक सेकंड सर, हमने जो कॉल सर्विस प्रोवाइड की है वो हमने प्रोवाइड की है नेक्स्ट आपका 12 मंथ के अंदर। तो जैसे जैसे क्या होगा, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी होती चली जाएगी। जैसे मान लो 1 मंथ की कॉल सर्विस कंप्लीट होगी तो हम लोग क्या करेंगे 1 मंथ की रिवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। और जो पैसा अपने पास आ चुका है और अभी तक रिवेन्यू नहीं बनी तो उसे हम क्या करेंगे एज ए लायबिलिटी दिखाएंगे। ठीक, तो ये 5 ब्रॉडली स्टेप मैंने आपको क्या मतलब जो 5 स्टेप है मैंने ब्रॉडली आपको एक्सप्लेन कर दिए। आइए अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक स्टेप को बारीकी से डिस्कस करेंगे। मैं डायरेक्ट आपके साथ सबसे पहले स्टेप नंबर 5 की कुछ बातें डिस्कस करूंगा। ठीक, फिर मैं स्टेप नंबर 3 में आऊंगा, फिर स्टेप नंबर 4 की बात करेंगे। ठीक, तो थोड़ा सा आगे पीछे चलेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी आए और एक एक कॉन्सेप्ट को मैं आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं, रिवाइज कराने वाला हूं। हाँ, थोड़ी स्पीड बोलने की ज्यादा रखूंगा। आप आएंगे पेज नंबर 18.9 पे। ये जो नोट्स है ये मैं रेफर करता हूं मेरी एफआर क्विकर बुक से, जो कि कॉन्सेप्ट बुक है। पेज नंबर आप 18.9 पे आएंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 10 है सेटिस्फाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। बड़े आराम से मेरी बात सुनेंगे। स्टेप नंबर 5 के मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा और साथ में मैं स्टेप नंबर 2 का भी एक कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, हमें एक बात पता लग गई है कि जैसे ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी होगी हम लोग क्या करेंगे, रिवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक, अब यहां पे एक तो कॉन्सेप्ट हमें डिस्कस करना है कि आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट, जो कि स्टेप नंबर 2 में है। ठीक, जैसे मान लो 1 मिनट के लिए एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, सिर्फ एक ही क्या है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ठीक, और वो जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो यहां से स्टार्ट होगी और यहां पे जाके कंप्लीट होगी, यहां से स्टार्ट होगी और यहां पे जाके क्या होगा, कंप्लीट होगी। ठीक, जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो यहां पे स्टार्ट होगी और यहां पे जाके क्या होगी, कंप्लीट होगी। तो हमें रिवेन्यू कब रिकॉर्ड करना चाहिए सर, इंड AS 115 ये कहता है कि आप रिवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, मतलब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, बल्कि ऐसे बोलेंगे जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंप्लीट हो जाएगी। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो है हम उसे कब मानेंगे कि वो कंप्लीट होगी है, जब क्या होगा, कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा। हम कब मानेंगे कि कंट्रोल ट्रांसफर हो गया, जब एंटिटी जो है वो उस गुड्स और सर्विस से बेनिफिट उठा लेगी, एक्सपेक्टेड बेनिफिट उसी से जो आएंगे उसको मिलेंगे और वो किसी और को बेनिफिट ड्राइव करने से रोक सकती। ठीक, स्टेप नंबर 5, an entity shall recognize revenue when the entity satisfy performance obligation by transferring a promised goods or service asset to a customer। ठीक, असेट को ट्रांसफर मान लेंगे जब कंट्रोल चला जाएगा। कंट्रोल कब मानेंगे, जब एंटिटी के पास एबिलिटी आ जाए, मतलब आपका कस्टमर के पास एबिलिटी आ जाएगी उसे यूज करने की और किसी और बंदे को उस यूज को रोकने की एबिलिटी आ जाएगी। ठीक, चले जी सर। अब एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं यहां पे। देखिए, जैसे मान लो मैं एक बिल्डर हूं, बल्कि मैं ऐसे करता हूं, मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैं बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं कस्टमर के बिहाफ पे। ठीक, अब बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में 3 साल लगेंगे, टोटल कितने साल लगेंगे, 3 साल। तो क्या मेरे को रिवेन्यू जो है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिकॉर्ड करनी चाहिए या 3 साल कंप्लीट होने के बाद रिवेन्यू रिकॉर्ड करनी चाहिए? इसके लिए इंड AS 115 दो कॉन्सेप्ट लेके आता है, एक रिवेन्यू रिकॉग्निशन एट ए पॉइंट ऑफ टाइम और एक रिवेन्यू रिकॉग्निशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और एक आपका एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक,
तो हम रिवेन्यू को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कहता है 3 में से अगर एक भी कंडीशन क्वालिफाई हो जाती है तो आप रिवेन्यू को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिकॉर्ड करेंगे। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 15 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर तीनों में से एक भी कंडीशन पूरी होगी तो हम जो रिवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे वो आपका ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिकॉर्ड करेंगे। मतलब आपका कुछ रिवेन्यू यहाँ रिकॉर्ड होगी, कुछ रिवेन्यू यहाँ रिकॉर्ड होगी, कुछ रिवेन्यू यहाँ पे रिकॉर्ड होगी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया कॉल सर्विस का, ठीक है, हमने मोबाइल हैंडसेट क्या किया, आज ही ट्रांसफर कर दिया। मैं एग्जांपल में मान के चलता हूं कि मोबाइल हैंडसेट है ही नहीं, मान लो, ठीक है, सिर्फ हमें कॉल सर्विस प्रोवाइड करनी है 12 मंथ की। तो क्या जो 12 मंथ की कॉल सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी रिवेन्यू 12 मंथ के बाद कंप्लीट होने के बाद रिकॉर्ड करें या हर मंथ रिकॉर्ड करें? या मान लो मैंने 3 साल का एग्रीमेंट कर लिया कॉल सर्विस प्रोवाइड करने का, ठीक, तो हर साल रिवेन्यू रिकॉर्ड करूं या मैं 3 साल कंप्लीट होने के बाद रिवेन्यू रिकॉर्ड करूं? तो हम लोग क्या करेंगे, 3 कंडीशन लगा के देखेंगे। अगर तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, आउट ऑफ 3 अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, क्वालिफाई होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, रिवेन्यू को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक, पहली कंडीशन है कि जो कस्टमर है वो असेट से साइमल्टेनियसली बेनिफिट ड्राइव कर रहा है। जो कस्टमर है वो क्या कर रहा है, असेट से साइमल्टेनियसली बेनिफिट प्रोवाइड, आपका बेनिफिट एक्वायर कर रहा है। इसका मतलब कैसा, मतलब यह है कि जैसे हम कस्टमर को गुड्स से सर्विस ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो गुड्स और सर्विस से क्या कर रहा है, पैरेलली साइमल्टेनियसली बेनिफिट ड्राइव कर रहा है। एग्जांपल के तौर पर जैसे मान लो मैं कस्टमर को मंथली कॉल सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक, तो जैसे जैसे कस्टमर क्या करता है, मंथली कॉल को यूज करता है, कॉल सर्विस को यूज करता है, तो उसको बेनिफिट ड्राइव हो रहे हैं। तो उसके मैं क्या करूंगा, रिवेन्यू को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिकॉर्ड कर लूंगा। जैसे मान लो हमने क्या किया, 7500 का अमाउंट चार्ज किया, एक अलग एग्जाम्पल बना लेते हैं 12 मंथ के लिए, ठीक, तो हम क्या करेंगे, हर महीने 625 की रिवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर को क्या है, साइमल्टेनियसली बेनिफिट मिल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लो मेरी कंपनी क्या करती है, पेरोल सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है, अब जो कस्टमर है जैसे मैं उसको 1 मंथ की पेरोल सर्विस प्रोवाइड कर दूंगा उसको बेनिफिट मिल जाएगा। कई बार ये होता है कि आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हम कि कस्टमर को पैरेलली आपका साइमल्टेनियसली बेनिफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो उसके हम लोग क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि जहां पे हमने सर्विस बंद कर दी, क्या जो नया बंदा सर्विस प्रोवाइडर आएगा वहीं से सर्विस स्टार्ट करेगा, शुरू से सर्विस स्टार्ट करनी पड़ेगी? अगर वो वहीं से सर्विस करेगा स्टार्ट, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये मान के चलेंगे कि कस्टमर को साइमल्टेनियसली बेनिफिट मिल रहा है। ठीक, तो पहली कंडीशन क्या है, कस्टमर को साइमल्टेनियसली जो गुड्स और सर्विस मिल रही है उससे बेनिफिट ड्राइव कर रहा है वो। ठीक, सेकंड, जैसे एंटिटी अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को कंप्लीट करते जा रही है, कस्टमर के लिए असेट क्रिएट होती जा रही है। कस्टमर के लिए क्या हो रहा है, असेट क्रिएट होती जा रही है। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो मैं कस्टमर के बिहाफ पे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, अब जैसे जैसे मैं बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करता जाऊंगा तो क्या होगा, कस्टमर के लिए असेट क्रिएट हो रही है। तो कहते हैं एंटिटी की परफॉर्मेंस की वजह से क्या हो रहा है, कस्टमर के पास आपका असेट क्रिएट हो रही है। बिल्डिंग वाला एग्जाम्पल आ गया। ठीक, चले जी सर। देखिए थर्ड वो कहता है कि जो आपका असेट है जिसे एंटिटी क्रिएट कर रही है, एंटिटी का मतलब सप्लायर, ठीक, एंटिटी जिसके ऊपर आपका इंडिया 115 अप्लाई हो रहा है, एंटिटी जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, जैसे वो मान लो आपका परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन करते जा रही, ठीक, और उससे एसेट क्रिएट हो रही है, उसका एंटिटी के लिए कोई यूज नहीं है। लेकिन एग्रीमेंट ऐसा है कि जितनी परफॉर्मेंस पूरी होगी एंटिटी क्या करेगी, उतनी परफॉर्मेंस के बदले में उसके पास एनफोर्सेबल राइट है पैसा लेने के, उसके पास क्या एनफोर्सेबल राइट है। अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन पूरी होगी तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हम रिवेन्यू को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिकॉर्ड करेंगे। देखिए द असेट डज नॉट हैव अल्टरनेटिव यूज टू द एंटिटी, ठीक है, एंटिटी के लिए असेट का कोई अल्टरनेटिव यूज नहीं है, बट एंटिटी के पास एनफोर्सेबल राइट है कि जितनी उसने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंप्लीट की है उतनी वो पेमेंट रिसीव कर लेगा। अगर इनमें से एक भी क्राइटेरिया पूरा होगा तो रिवेन्यू कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और अगर मान लो एक भी कंडीशन पूरी नहीं होती तो उसके हम लोग क्या करेंगे, फिर रिवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे, आपका कंप्लीट होने के बाद, मतलब एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। हम रिवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक, इस केस में हम रिवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। बात सुनिए ध्यान से ना, मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे बढ़ा रहा हूं। जैसे मान लो सिर्फ एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, फिर मैं मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की बात करूंगा। ठीक, एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है और ये जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है ये 3 साल चलनी है। ये क्या है, 3 साल चलनी है। तो सबसे पहले हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे जो रिवेन्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिकॉर्ड होगी एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। अगर एट ए पॉइंट ऑफ टाइम रिवेन्यू रिकॉर्ड होगी तो सारी रिवेन्यू यहां पे जाकर रिकॉर्ड होगी। अगर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिवेन्यू रिकॉर्ड होगी तो फिर क्या होगा, रिवेन्यू यहाँ पे रिकॉर्ड होगी। अगर रिवेन्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिकॉर्ड होती है तो उस केस में वो कहता है कि रिवेन्यू को हम कैसे रिकॉर्ड करें। कहता है इसके लिए 2 मेथड है, एक आपका इनपुट मेथड है, एक आपका आउटपुट मेथड है। आउटपुट मेथड में हम लोग क्या करेंगे, जैसे सर्वेयर है तो सर्वेयर से रिपोर्ट बनवा लेंगे कि यहाँ पे आपका कितने % काम कंप्लीट हुआ। जैसे मान लो यहाँ पे 40% काम कंप्लीट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट 15 लाख का है तो 6 लाख की रिवेन्यू यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। 6 लाख की हम लोग क्या करेंगे, रिवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। जैसे मान लो आपका आउटपुट मेथड के अंदर यूनिट कुछ बनानी, हमें कुछ आपका यूनिट बनानी है और जितनी यूनिट बनती जाएगी उतना ही आपका जो परफॉर्मेंस है वो कंप्लीट होती चली जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट मेथड के तहत जैसे मान लो आपका
10,000 हमें यूनिट बनानी थी कॉन्ट्रैक्ट के तहत, ठीक है, और हमने क्या किया 3,000 यूनिट बना दी, तो 30% क्या हो गया आपका यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया। अगर रिवेन्यू एट ए पॉइंट ऑफ टाइम रिकॉर्ड होनी है फिर तो रिवेन्यू हम कंबाइन यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे, कंप्लीट रिवेन्यू यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन अगर रिवेन्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिकॉर्ड होनी तो हम लोग क्या करेंगे, आइदर इनपुट मेथड लगाएंगे, आउटपुट मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इनपुट मेथड के अंदर जैसे आपका कॉस्ट इनकट आ गया, ठीक, आपका लेबर आवर मेथड आ गया। अब एक बात का ध्यान रखेंगे, कई बार जैसे क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया 20 लाख का, ठीक है जी सर। अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका मान लो 3 साल चलना है, और हमने इनपुट मेथड के हिसाब से क्या करना है, मेजर करना है आपका प्रोग्रेस, क्योंकि हम रिवेन्यू रिकॉर्ड करें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब इस 20 लाख के कॉन्ट्रैक्ट में 4 लाख की एक ऐसी एसेट है जो एज इट इज विदाउट एनी मेजर मॉडिफिकेशन हमें क्या करनी, अटैच करनी, ठीक। तो उस केस में मान लो हमने स्टार्टिंग में एसेट को एक्वायर किया और अटैच कर दिया, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो 4 लाख है इसकी रिवेन्यू अलग रिकॉर्ड करेंगे। और परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो हमने जो कॉस्ट इनकट की टोटल वो आपका 650 कॉस्ट इनकट की है, इंक्लूडिंग आपका 4 लाख, ठीक, और जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है आपका मान लो 16 लाख है, इंक्लूडिंग आपका 4 लाख। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, 4 लाख यहाँ से माइनस करके परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट कर लेंगे। प्लीज ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। 250 और आपका डिवाइड बाई 12 लाख, तो ये परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कितनी आ गई, चलिए आ गया अपना 20.89%। और हम रिवेन्यू किस पर रिकॉर्ड करेंगे, 16 लाख के ऊपर। अच्छा 16 लाख का अमाउंट ये भी आ गया ना, तो एक काम करते हैं, इसको 15 लाख मान लेते हैं, ठीक, थोड़ा अलग अमाउंट दिखेगा ना, 11 लाख। 250 डिवाइड बाई आपका 11 लाख, ये परसेंटेज आ गया आपकी 22.73%। हम क्या करेंगे, 16 लाख के ऊपर 22.73% के हिसाब से रिवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, और 4 लाख रिवेन्यू अलग से रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक। देखिए रिवेन्यू अगर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिकॉर्ड होती तो हम लोग क्या करेंगे, हम आइदर इनपुट मेथड या आउटपुट मेथड के तहत रिवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट करके। एक बात को ध्यान रखेंगे, कई बार क्या होता है, जो गुड्स और सर्विस होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं और रिवेन्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिकॉर्ड होती है, तो उसके हम क्या करेंगे, एसएलएम मेथड लगा देंगे, ठीक। चलें जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टेप नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो हमें क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है कि कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। अब जैसे मान लो 1 मिनट के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आपका 4 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, ठीक, एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें 4 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। ए पीओ यहां कंप्लीट होगा, बी पीओ यहां कंप्लीट होगा, सी पीओ यहां कंप्लीट होगा, डी पीओ यहां कंप्लीट होगा, ठीक। तो हम रिवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करें, क्या ए के कंप्लीट होने पर रिकॉर्ड करें या बी के कंप्लीट होने पर रिकॉर्ड करें, सी के या डी के। सर आपने बताया कि अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, मैंने कहा हाँ जी। सर हम इसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, बेटा इस कॉन्सेप्ट को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी मैं आप लोगों के साथ स्टेप नंबर 5 डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। स्टेप नंबर 5 में हम रिवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करें, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम या एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 2 के अंदर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्ट जिसमें 4 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, तो रिवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करेंगे। अब यहाँ पे बच्चों का प्राइम फेसी आंसर आता है, सर जैसे एक की पीओ कंप्लीट हो गया हम यहाँ रिवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे ना बेटा। अगर मल्टीपल पीओ भी है तो भी हमें ये देखना पड़ेगा कि हर पीओ पे जो रिवेन्यू रिकॉर्ड होनी है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिकॉर्ड होनी है, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम रिकॉर्ड होनी है। अगर मान लो एट ए पॉइंट ऑफ टाइम रिवेन्यू रिकॉर्ड होनी तो फिर हम क्या करेंगे, जैसे जैसे ये पीओ कंप्लीट होगा तब रिवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जैसे ये पीओ कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से, मतलब जैसे जैसे का मतलब क्या है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम नहीं, हमें एट ए पॉइंट ऑफ टाइम रिवेन्यू रिकॉर्ड करनी है। तो जैसे ये पीओ कंप्लीट होगा हम यहाँ पे रिवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, ये पीओ कंप्लीट होगा यहाँ पे रिवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, ये पीओ कंप्लीट होगा यहाँ पे रिवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, ये पीओ कंप्लीट होगा यहाँ पे रिवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर रिवेन्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम है तो हम लोग क्या करेंगे, जो पीओ ए है इसकी रिवेन्यू इस टाइम के दौरान रिकॉर्ड करेंगे। बी जो है, जैसे मान लो बी की परफॉर्मेंस यहीं से स्टार्ट होगी तो फिर हम ऐसे रिवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, और मान लो बी की पीओ यहां से स्टार्ट हुई तो फिर हम क्या करेंगे, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यहां रिवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। सर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, हम क्या करेंगे, 3 कंडीशन लगा के देखेंगे। अगर तीनों में से एक भी कंडीशन क्वालिफाई होती है तो रिवेन्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिकॉर्ड होगी, अदरवाइज क्या होगा, तीनों कंडीशन अगर फेल कर जाती है तो रिवेन्यू एट ए पॉइंट ऑफ टाइम रिकॉर्ड होगी, ठीक। चलें जी सर, आइए स्टेप नंबर 5 मैंने आपके साथ कुछ स्टेप नंबर 5 के कुछ पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिए। स्टेप नंबर 2 की मैंने हल्की सी बात डिस्कस की है, अभी कोई पॉइंट आपके साथ डिटेल में डिस्कस नहीं किया। अब मैं आपके साथ पहले स्टेप नंबर 3 डिस्कस करूंगा, स्टेप नंबर 4 डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 फिर स्टेप 1 की बात करेंगे, ठीक। स्टेप नंबर 3 कहते हैं आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन प्राइस को डिटरमाइन करना पड़ेगा। कहते हैं ट्रांजेक्शन प्राइस का मतलब क्या है, कहते हैं ट्रांजेक्शन प्राइस का मतलब है एक ऐसा प्राइस जो एंटिटी एक्सपेक्ट कर रही है इन एक्सचेंज फॉर आपका प्रोमिस गुड्स और सर्विस, और इसमें ना वो अमाउंट नहीं आएगा जो थर्ड पार्टी के बिहाफ पे हम कलेक्ट करते हैं। बड़े आराम से मेरी बात सुनेंगे, जैसे मान लो हमने कोई गुड्स सेल किया, ठीक है, अब उसके अगेंस्ट एंटिटी क्या एक्सपेक्ट कर रही है वो आपका ट्रांजैक्शन प्राइस बन जाएगा, लेकिन उसमें थर्ड पार्टी के बिहाफ पे अगर हम कोई अमाउंट कलेक्ट करते हैं वो नहीं आएगा। एग्जांपल के तौर पे सर जैसे मान लो मैंने गुड्स 100 के सेल कर दी और 18% मैंने क्या किया, जीएसटी कलेक्ट कर ली, तो यहाँ पे मैं रिवेन्यू 100 से रिकॉर्ड करूंगा, 18 की जो जीएसटी है ये जीएसटी आपका गवर्नमेंट के बिहाफ पे मैं कलेक्ट करता हूँ। लेकिन अगर एक्साइज ड्यूटी होती है ना तो हम उसे रिकवरी ऑफ कॉस्ट मान के चलते हैं। जैसे मान लो आपका एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर हम एक्साइज ड्यूटी पे करते हैं, तो एक्साइज ड्यूटी जो होता है ना वो सेल की वजह से नहीं लगता बल्कि मैन्युफैक्चर की वजह से लगता है। इसलिए जैसे
हम किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करते हैं, मान लो ये कैलकुलेटर मैं इसका मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, ठीक, और इसके ऊपर मैं मटेरियल की कॉस्ट इनकल कर रहा हूँ, तो जब मैं सेल करूँगा तो मटेरियल की रिकवरी मानी जाएगी, इंक्लूडिंग आपका जो भी प्रॉफिट है, ठीक। ऑन द सेम ट्यूनिंग सर, अगर एक्साइज ड्यूटी है तो वो मैन्युफैक्चर की वजह से लगता है, इसलिए हम एक्साइज ड्यूटी को सेल प्राइस का पार्ट मान के चलते हैं, क्योंकि वो अमाउंट हम अपनी कॉस्ट की रिकवरी के अगेंस्ट चार्ज करते हैं, ना कि आपका थर्ड पार्टी के बिहाफ पे कलेक्ट करते हैं। लेकिन जीएसटी जो है थर्ड पार्टी के बिहाफ पे कलेक्ट होती है। वो अलग बात है कि हम लोग अगर एक्साइज ड्यूटी का अमाउंट अपना सेल के अंदर था, उसे अलग से शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग फिर माइनस करके डिस्क्लोज करते हैं, ठीक। चलें जी सर। अच्छा, जो आपका ट्रांजेक्शन प्राइस है वो आपका अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन है, जो एंटिटी एक्सपेक्ट कर रही है उस गुड्स और सर्विस के बदले में जो उसने ट्रांसफर की है। अब जो कंसिडरेशन है आपका वो किस फॉर्म में हो सकता है सर? वो आपका फिक्स हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। जब भी हम लोग ट्रांजेक्शन प्राइस को आइडेंटिफाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो टर्म्स की कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स है, जो एग्रीमेंट की टर्म्स है, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स है, उसके बेस पे और कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिस के हिसाब से हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक। अगर ट्रांजैक्शन प्राइस में वेरिएबल कंसिडरेशन है तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, एस्टिमेट लगाना पड़ता है। अब वेरिएबल कंसिडरेशन का मतलब क्या है? वेरिएबल कंसिडरेशन का मतलब है कि फ्यूचर में कोई इवेंट होगा जिसकी वजह से क्या आपका कंसिडरेशन चेंज हो सकता है, ठीक। अब आपका वो इवेंट आपका क्या क्या हो सकता है, आपका डिस्काउंट हो सकता है, रिबेट हो सकता है, रिफंड हो सकता है, आपका प्राइस कंसेशन हो सकता है, इंसेंटिव हो सकता है, परफॉर्मेंस बोनस हो सकता है, अदर काइंड ऑफ आपका बोनस हो सकता है, ठीक। सो बात की एक बात क्या है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स ऐसी है जिसकी वजह से फ्यूचर में जब वो परफॉर्म होगा तो उसकी वजह से क्या है, कंसिडरेशन चेंज होगा, तो अपने लिए क्या बन जाएगा, वेरिएबल कंसिडरेशन बन जाएगा। अगर ट्रांजेक्शन प्राइस में वेरिएबल कंसिडरेशन है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उस केस में हमें हर रिपोर्टिंग डेट पे उसका एस्टिमेट लगाना पड़ेगा, रिवाइज एस्टिमेट आएगा, ठीक। और अगर रिवेन्यू ओवर पीरियड ऑफ टाइम रिकॉर्ड हो रही तो हम लोग क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव कैचअप के हिसाब से आपका क्लोजिंग रिवेन्यू निकालेंगे, उसमें से ओपनिंग रिवेन्यू माइनस करके करंट रिवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक। कहता है अगर वेरिएबल कंसिडरेशन है तो हम उसका एस्टिमेट कैसे लगाएंगे। वेरिएबल कंसिडरेशन के एस्टिमेट लगाने के आपके दो मेथड हैं, और वो मेथड कौन से, आइए अब मैं एक प्यारा सा एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करता हूं। जो मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल उठाया था, मैंने कहा था इसको मैं डिटेल में बाद में डिस्कस करूंगा। देखिए आपका डिट्टो यही एग्जांपल है, बस इस एग्जांपल में मैं एक छोटी सी टर्म्स और ऐड कर रहा हूं। मैं कस्टमर के बिहाफ पे क्या कर रहा हूं, एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, ठीक जी सर। और एग्रीमेंट होता है कि जो बिल्डिंग है अगर वो 30 मंथ के अंदर कंप्लीट होती है तो मेरे को 10 करोड़ की पेमेंट मिलेगी। अगर मैं बिल्डिंग को 28 मंथ के अंदर कंप्लीट कर लेता हूं तो 11 करोड़ की पेमेंट मिलेगी। अगर मैं बिल्डिंग को 26 मंथ के अंदर कंप्लीट कर लेता हूं तो मेरे को 12 करोड़ की पेमेंट मिलेगी। और अगर मैं बिल्डिंग को 24 मंथ के अंदर कंप्लीट कर लेता हूं तो मेरे को 15 करोड़ की पेमेंट मिलेगी, ठीक। लेकिन साथ में क्या हुआ, एक क्वालिटी चेकअप भी होगा, क्वालिटी चेक किया जाएगा। और अगर मान लो बिल्डिंग को 4+ स्टार मिलते हैं, कुछ क्वालिटी के पैरामीटर रहेंगे, ठीक, तो मेरे को 1 करोड़ का बोनस मिलेगा। अब कहते हैं जो वेरिएबल कंसिडरेशन है हम उसका एस्टिमेट कैसे लगाएंगे। कहता है दो मेथड है, एक है आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड में हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी बेस पे वेटेड अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक। और एक आपका मोस्ट लाइकली अमाउंट। मोस्ट लाइकली अमाउंट का मतलब क्या है कि या तो आपका अमाउंट आएगा या अमाउंट नहीं आएगा। एग्जांपल के तौर पे सर देखिए, अगर हमें पता है कि जो क्वालिटी चेक है हम इसे अचीव कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी है मोर देन 50%, तो उसके में हम लोग क्या करेंगे, 1 करोड़ का बोनस इंक्लूड करके चलेंगे, ठीक। और अगर इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि नहीं हम इसे अचीव नहीं कर पाएंगे तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। हालांकि यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट और भी आएगा जिसे मैं थोड़ी सी देर के बाद डिस्कस करूंगा, कि अगर आपको लगता है कि वेरिएबल कंसिडरेशन को रिकॉर्ड कर लेंगे और रिवर्सल हो सकता है, उसके समय हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक। पहले मेथड की बात एक बार डिटेल में करते हैं, उसके बाद फिर उस कॉन्सेप्ट के ऊपर आऊंगा, ठीक। देखिए क्या होता है, वेरिएबल कंसिडरेशन अगर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एस्टिमेट लगाना पड़ेगा। एस्टिमेट लगाने के लिए कहते हैं दो मेथड, एक एक्सपेक्टेड वैल्यू जहां पे हम क्या करते हैं, वेटेड एवरेज अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ वेटेड एवरेज अमाउंट कितने से आएगा, 10 करोड़ का 40% 4 करोड़ आ गया, आपका 11 करोड़ का 10% 1.1 करोड़ आ गया, 12 करोड़ का 30% आपका 3.6 करोड़ आ गया, 15 करोड़ का 20% आपका 3 करोड़ आ गया। तो 4 + 1.1 + 3.6 + 3 आपका 11.7 करोड़ से हम लोग क्या करेंगे, रिवेन्यू का एस्टिमेट लगाएंगे, ये ट्रांजैक्शन प्राइस बन जाएगा। और इसे हम क्या करेंगे, अगर अचीवेबल है तो इसे कंसिडर करेंगे, अगर अचीवेबल नहीं है तो फिर उस केस में कंसिडर नहीं करेंगे। इसे हम बोलते हैं आपका मोस्ट लाइकली अमाउंट, ठीक। इसे हम क्या बोलते हैं, मोस्ट लाइकली अमाउंट। हम क्या करेंगे, अगर वेरिएबल कंसिडरेशन है तो हर बैलेंस शीट डेट पे आपका रीअसेस करेंगे। एक कॉन्सेप्ट आता है आपका कंस्ट्रेनिंग एस्टिमेट ऑफ द वेरिएबल कंसिडरेशन। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जैसे मान लो एक वेरिएबल कंसिडरेशन है, ठीक, और आपने अगर उसे आज कंसीडर कर लिया और इस बात की प्रोबेबिलिटी कि फ्यूचर में उसका रिवर्सल होगा, तो उसके इसमें फिर हम क्या करेंगे, उसे रिवेन्यू कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहां पे जैसे मान लो परफॉर्मेंस बोनस है या आपका क्वालिटी बोनस है, ठीक है। अब ये जो क्वालिटी बोनस है, अगर इस बात की श्योरिटी नहीं कि ये अचीव हो पाएगा तो हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं एक अलग एग्जाम्पल बनाता हूँ, मान लो हमने क्या किया, 30 मंथ में बिल्डिंग कंप्लीट करनी है, 10 करोड़ का अपना कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। अब कॉन्ट्रैक्ट में एक तो टर्म्स ऐसी हैं जिसके बेस पे क्या होगा, आपका ये जो प्राइस है ये चेंज हो जाएगा।
मान लो हमें इंसेंटिव मिलेगा आपका 50 लाख का, अगर हम कुछ टर्म्स को पूरा कर लेते हैं। जब तक इस बात की श्योरिटी नहीं आ जाती कि वो टर्म्स पूरी हो जाएगी, तब तक हम इसे फिर कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने इसे कंसीडर कर लिया और इस बात की पॉसिबिलिटी रही है कि फ्यूचर में रिवर्सल होगा रिवेन्यू का, तो हम फिर उस केस में क्या करेंगे, रिवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये वाली ट्रांजेक्शन प्राइस का पार्ट नहीं मान के चलेंगे। इसे बोलते हैं कंस्ट्रेनिंग एस्टिमेट ऑफ द वेरिएबल कंसिडरेशन। क्या पेनल्टी को ट्रांजेक्शन प्राइस का पार्ट माने या ना माने? कहता है अगर पेनल्टी इनहेरिटेंस है तो उसके में हम लोग क्या करेंगे, उसे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का पार्ट मान के चलेंगे। एग्जांपल के तौर पर सर जैसे मान लो यही एग्जांपल है और इस एग्जांपल में एक टर्म्स ये ऐड कर दी कि अगर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन 30 मंथ के बाद होता है तो फिर उस केस में क्या होगा, 1 करोड़ की पेनल्टी लग जाएगी। अब ये इनहेरिटेंस पेनल्टी है, इसे हम क्या करें, ट्रांजेक्शन प्राइस का पार्ट मान के चलेंगे। इसके बाद ये कुछ स्पेशल पॉइंट है, आइए इनको डिस्कस करते हैं। देखिए क्या होता है, हमने कस्टमर को गुड सेल कर दिए विद राइट ऑफ रिटर्न, मतलब कस्टमर के पास राइट है, वो चाहे तो गुड्स को क्या कर सकता है, रिटर्न कर सकता है। अब ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे मैंने 100 आइटम बेची है और एक आइटम का सेलिंग प्राइस अपना 50,000, ठीक है। एग्जांपल से आपको क्लैरिटी रहेगी और लॉन्ग टर्म याद रहेगा, ठीक। अब हमने 100 आइटम बेची है विद द राइट ऑफ रिटर्न, तो इस केस में क्या करेंगे, कहता है एस्टिमेट लगाएंगे कि कितने गुड्स वापस नहीं आएंगे। हमने कहा जी 90 गुड्स की पॉसिबिलिटी कि वापस नहीं आएंगे, तो हम क्या करेंगे, ये तो रिवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे 90 इंटू 50,000 आपका 45 लाख से। अच्छा, जो 10 गुड्स एक्सपेक्टेड है कि वापस आ जाएंगे, उसे क्या करेंगे, एज ए लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लेंगे। इसे हम सेल रिकॉर्ड करेंगे, इसे हम लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे, ठीक। और ये जो 10 गुड्स कस्टमर के पास है, इसे हम क्या करेंगे, एज ए इन्वेंट्री रिकॉर्ड करेंगे। और आप एज पर द प्रोविजन ऑफ इंड AS 2 दिखाएंगे आपका कॉस्ट और एनआरवी सर्विस लोअर। मान लो इसकी जो कॉस्ट है वो अपनी 42,000 है और एनआरवी मान लो 42,000 से ज्यादा, तो इसके हम क्या करेंगे, 420 का सेट दिखाएंगे आपका इन्वेंट्री के रूप में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, वारंटी का कॉन्सेप्ट। आइए इसको थोड़ा सा एग्जांपल के साथ डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए क्या होता है, मान के चलते हैं कि मैं एक लैपटॉप सेल करता हूं और लैपटॉप का जो प्राइस है वो 1 लाख है। एक कस्टमर आया, कहता साहब लैपटॉप बेचते हैं। हमने कहा हाँ जी, कितने का? हमने कहा जी 1 लाख का। उसने कहा वारंटी? मैंने कहा कोई वारंटी नहीं जी। जैसे आप लैपटॉप को लेके ऑफिस से बाहर जाओगे, दुकान से बाहर जाओगे, शोरूम से बाहर जाओगे, हमारी कोई वारंटी नहीं है। अब कस्टमर ना 1 लाख का रिस्क नहीं ले सकता, कस्टमर चला गया। सेकंड कस्टमर आया, कहता भाई साहब वारंटी है। हमने कहा जी कोई वारंटी नहीं है, वो भी चला गया। अब हमने देखा है ऐसे सारे कस्टमर चले जाएंगे, तो हमने फिर एस्टिमेट लगाया कि कितने % अपने लैपटॉप में इशू आता है। मान लो 1% में लैपटॉप में इशू आता है, तो हमने क्या किया, डिसाइड किया कि हम वारंटी प्रोवाइड करेंगे 1 साल की और लैपटॉप को बेचेंगे 1,01,000 में, ठीक। या 2% का आपका लैपटॉप में इशू आते हैं, तो हमने क्या किया, 1,02,000 का सेल प्राइस रख दिया। अब ये जो वारंटी है ना 1 ईयर की, ये ऐसी वारंटी जो एश्योरेंस टाइप वारंटी, एक तरीके से कस्टमर के पास एश्योरेंस है। एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि कस्टमर को ना इस बात का कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर 1 साल तक लैपटॉप खराब हो गया तो उसे 2,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं। हालांकि इनबिल्ट है, हम अलग से नहीं बताएंगे कि इसमें अलग से वारंटी का प्राइस कितना, ठीक। कस्टमर को लग रहा है कि अगर ऐसे बोल सकते हैं कि कस्टमर का माइंड सेट है कि अगर उसे 1,000 या 2,000 रुपए की आइटम महंगी मिल रही है तो भी उसके पास क्या 1 साल की वारंटी। मैं आपसे पूछता हूं कि मान लो आपने कोई आइटम परचेज करनी है, कोई एसेट परचेज करनी है, और जो सप्लायर है वो आपको कह रहा है कि भाई साहब ये जो गुड्स है ना ये 1 लाख के हैं विदाउट वारंटी, और यही गुड्स है 1,01,000 के विद वारंटी ऑफ 1 ईयर। तो आप क्या करेंगे, सर हम लोग तो वारंटी भी जाएंगे क्योंकि 1,000 में हमें क्या कर रहा है, 1 साल की कवरेज मिल रही है। तो इसे हम बोलते हैं एश्योरेंस टाइप वारंटी। अगर एश्योरेंस टाइप वारंटी, तो इस केस में हम क्या करेंगे, 1,02,000 की रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे और 2% का क्या करेंगे, प्रोविजन क्रिएट करेंगे एज पर द प्रोविजन ऑफ आपका इंड AS 37, क्योंकि यहाँ पे अपने ऊपर ऑब्लिगेशन आ जाती है। और इंड AS 37 के अकॉर्डिंग अगर लीगल ऑब्लिगेशन या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, तो उस केस में हम क्या करेंगे, प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे, ठीक। कस्टमर आता कहता भाई साहब लैपटॉप है। हमने कहा हाँ जी, कितने का? हमने कहा जी 1,02,000 का। उसने कहा वारंटी? हमने कहा जी 1 ईयर की वारंटी। उसने कहा जी मेरे को ना अलग से वारंटी चाहिए। हमने कहा कितनी? उसने कहा आप बताओ। हमने कहा जी हम एक अलग से ना 4 ईयर की वारंटी और प्रोवाइड करते हैं। तो ये अपने आप में एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। जैसे मान लो 4 ईयर की वारंटी मार्केट में 8,000 की मिलती है और हम यहाँ पे जो कंबाइंड प्राइस चार्ज करें वो 1 लाख मान लो 7,500 चार्ज करते हैं। बल्कि ऐसे बोलता हूँ 8,000 की वारंटी का स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, ठीक, लेकिन हम कंबाइंड अमाउंट जो है वो चार्ज करें 1,07,500। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस रेशो में इसे एलोकेट कर लेंगे और जो अमाउंट आपका लैपटॉप के अगेंस्ट आएगा उसे एज ए रिवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे और उसके अगेंस्ट ये प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे। आपका जो वारंटी प्रोविजन है एश्योरेंस टाइप वारंटी है एज पर द प्रोविजन ऑफ इंड AS 37, और ये जो है अमाउंट जो आपका 4 ईयर की वारंटी के अगेंस्ट आएगा इसे हम एज ए लायबिलिटी दिखाएंगे और फिर 1 ईयर की वारंटी खत्म होने के बाद इसे ओवर पीरियड ऑफ 4 ईयर रिवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। उसके अगेंस्ट जो भी सर अमाउंट का खर्चा होगा उसे हम चार्ज कर लेंगे, मतलब जो खर्चा होगा उसे हम, जो अमाउंट इसके अगेंस्ट हमें पे करना पड़ेगा वो अपने लिए खर्चा बन जाएगा, पिनल अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। तो अपने आप में क्या एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। आइए आगे बढ़ते हैं और एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। एग्जांपल के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। 1 अप्रैल
25 को हमारे पास एक कस्टमर आता, ठीक, कहता साहब लैपटॉप सेल करते हो? हमने कहा जी बिल्कुल सेल करते हैं। उसने कहा कितने का? हमने कहा जी 1 लाख का। उसने कहा, कस्टमर ने सप्लायर को बोला कि क्या आप मेरे को जानते हो? सप्लायर ने कहा सर आपको हम जानते हैं और पहले भी हमने बहुत सारे लैपटॉप आपको ट्रांसफर किए हैं। कहता अच्छा अगर मैं 2 साल के बाद पेमेंट करूं तो चलेगा? उसने कहा चलेगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, 1,21,000 की पेमेंट करनी पड़ेगी 2 साल के बाद। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे हमने क्या किया, लैपटॉप सेल कर दिया, मान लो मैं सप्लायर हूं, ठीक है, और यहां पे सर अपने पास क्या आएगी, पेमेंट आएगी। तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है आपका सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। कहता है अगर जो पेमेंट की टाइमिंग है उसमें और जो गुड्स और सर्विस ट्रांसफर होंगे उसमें टाइम गैप है, तो हम उस केस में क्या करेंगे, उस केस में आपका कैश प्राइस के बराबर रिवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे और आपका जो पेमेंट और कैश प्राइस में डिफरेंस आएगा उसे हम एज ए इंटरेस्ट कंपोनेंट रिकॉर्ड करेंगे। तो अपने लिए क्या बन जाएगा, ये इंटरेस्ट इनकम बन जाएगी। हालांकि आपके मन में भी यहाँ पे बड़े सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 से 3 मिनट के लिए होल्ड करेंगे, उन सारे क्वेश्चन को मैं आपको आंसर दूंगा। ठीक, मैं एक बिल्डर हूं, ठीक है सर, मैं बिल्डिंगें बना के बेचता हूं, ठीक जी सर। एक कस्टमर आता है 1 अप्रैल 25 को, उसने क्या किया, 50 लाख की पेमेंट कर दी, लेकिन मैं उसे जो बिल्डिंग हैंड ओवर करूंगा वो बिल्डिंग में कब हैंड ओवर करूंगा, 31 मार्च आपका 28 को। तो ऐसे केस में मैं बेसिकली क्या करूंगा, इसे एज ए लायबिलिटी दिखाऊंगा और उसके ऊपर इंटरेस्ट का खर्चा रिकॉर्ड करूंगा। यहां भी अगर आप देखेंगे तो जो गुड्स और सर्विस डिलीवर होनी है उसमें और जो आपका पेमेंट है उसमें टाइम गैप आ गया। कहता है अगर गुड्स और सर्विस जो ट्रांसफर होनी है उसमें और पेमेंट की टाइमिंग में अगर आपका गैप है तो उसके इसमें आप क्या करेंगे, अलग से फाइनेंस कंपोनेंट रिकॉर्ड करेंगे, विच में भी आइदर आपका फाइनेंस इनकम और विच में भी आपका आइदर फाइनेंस एक्सपेंडिचर। लेकिन हम फाइनेंस कंपोनेंट को अलग तभी रिकॉर्ड करेंगे जब वो सिग्निफिकेंट होगा। हम फाइनेंस कंपोनेंट को अलग से तब रिकॉर्ड करेंगे जब वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। व्हाट इज सिग्निफिकेंट और व्हाट इज नॉट सिग्निफिकेंट, सर ये मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। ये कौन डिसाइड करेगा, मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, लेकिन मैनेजमेंट ने इसे इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आइडेंटिफाई करेगा, ना कि आपका एज ए पोर्टफोलियो। ठीक, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी दिया गया है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये दिया गया है कि अगर एंटिटी चाहे तो वो फाइनेंस कंपोनेंट को अलग से रिकॉर्ड नहीं करेगी अगर जो आपका गुड्स और सर्विस जब ट्रांसफर होने हैं और जब पेमेंट होनी है उसमें जो टाइम गैप है आपका विद इन 1 ईयर होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, विल बी 1 ईयर और लेस। अगर टाइम गैप है तो उसके इसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया गया। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का मतलब क्या है कि एंटिटी को रिलैक्सेशन दे दिया कि वो चाहे तो फाइनेंस कंपोनेंट अलग से रिकॉर्ड ना करे। ठीक, अब एक क्वेश्चन उठता है कि डिस्काउंट रेट हम क्या कंसीडर करेंगे। देखिए यहां पे जो सप्लायर है इसका नाम है मिस्टर ए, ठीक है, कस्टमर का नाम है मिस्टर बी। कहते हैं अगर मिस्टर ए और मिस्टर बी कोई आपस में फाइनेंस टर्म्स डिसाइड करते, जैसे मान लो मिस्टर बी को हमने बोला कि आप ना पेमेंट बाद में कर देना, 2 साल के बाद पेमेंट कर देना। ठीक, तो ऐसे केस में अगर मैं 2 साल के लिए मिस्टर बी को लोन देता तो व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट अमाउंट, व्हाट वुड बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो डिस्काउंट रेट हम कंसिडर करेंगे। हालांकि देखिए यहां पे लिखा होता है कि आप ना डिस्काउंट रेट मार्केट वाला यूज करेंगे, लेकिन मार्केट का रेट कौन से वाला रेट जो मार्केट में अवेलेबल है वो नहीं, प्लीज ध्यान देना। मार्केट रेट लिखा है लेकिन मार्केट रेट वो नहीं जो आपका मार्केट में रेट अवेलेबल है। मार्केट रेट का यहां पे मतलब है कि अगर मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में कोई फाइनेंस ट्रांजैक्शन होती तो उस केस में व्हाट वुड बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो आप डिस्काउंट रेट कंसिडर करेंगे। एक बात को ध्यान रखेंगे, आप ना एग्रीमेंट में क्या रेट है उसे कंसिडर नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लो क्या होता है, मिस्टर ए ने 1 अप्रैल 25 को मिस्टर बी के साथ एग्रीमेंट किया कि वो 120 में उसे लैपटॉप सेल करेगा और 2 साल के बाद उससे क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ 2% इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो 120 मान लो कंबाइंड आपका 2% इंटरेस्ट चार्ज करेगा 2 साल का कंबाइंड मिला के, तो 122 आपका 400 का अमाउंट चार्ज करेगा। तो क्या हम 2% के हिसाब से इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर ले, मना कर दिया। इंडियस 115 ये कहता है कि आप ये देखिए कि अगर इन दोनों के बीच में ये अमाउंट पे होता लोन का, रीपे होता लोन का, ठीक है, तो यहां पे मार्केट में अगर ये दोनों डील करते आपस में एज ए फाइनेंस ट्रांजैक्शन तो व्हाट वुड बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट फैक्टर कंसीडर करके फिर जो भी प्रेजेंट वैल्यू आएगी उसे एज ए सेल ऑफ गुड्स की रिवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक, ये लाइन मैं आपको रीड करा देता हूं क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत क्वेरी आती है। डिस्काउंट रेट, एन एंटिटी सेल यूज द डिस्काउंट रेट दैट वुड बी रिफ्लेक्टेड इन इट्स सेपरेट फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन बिटवीन एंटिटी एंड इट्स कस्टमर एट द कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन दैट रिफ्लेक्ट द क्रेडिट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कस्टमर दैट इज द प्रिवेलिंग मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में अगर फाइनेंस ट्रांजैक्शन होती तो व्हाट वुड बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक,
आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन, हालांकि अगर कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन के बाद कोई इसमें हम लोग चेंज नहीं रिकॉर्ड करते, ठीक। आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन एंड एंटिटी शेल नॉट अपडेट द डिस्काउंट रेट फॉर चेंज इन द इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका ओवरराइडिंग प्रोविजन। अब ओवरराइडिंग प्रोविजन का मतलब क्या है, देखिए हम रिवेन्यू किस इंडेक्स के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करते हैं सर, 115 के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर फाइनेंसिंग कंपोनेंट है तो हम लोग उस केस में क्या करते हैं, फिर अलग से फाइनेंस कंपोनेंट आइडेंटिफाई करते हैं और इंडेक्स आपका 109, 32 एंड 107 लगाते हैं, ठीक। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के इंडेक्स लगा देते हैं। लेकिन कहता है ओवरराइडिंग प्रोविजन का मतलब है क्या है कि फाइनेंस कंपोनेंट आप अलग से आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तीन केस के अंदर। एग्जांपल के थ्रू मैं आपको तीनों केस एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहला केस है, अगर हमने क्या किया, कस्टमर को गुड्स और सर्विस प्रोवाइड कर दी, ठीक है, एडवांस में, और पेमेंट ले ली, लेकिन उसके पास टाइम पीरियड दे दिया 2 साल तक कि जब वो चाहे उनको यूज कर सकता है। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो हमने कस्टमर को 2 ईयर की कॉल सर्विस प्रोवाइड कर दी और आपका पैसे आज ले लिए, ठीक है, और जो कॉल सर्विस है वो आपका एक पैक बना के दे दिया कि वो अगले 2 ईयर में 1000 मिनट यूज कर सकता है। उसके ऊपर है कि 1000 मिनट वो कैसे यूज करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग क्लासेस सेल करते हैं, ठीक है। अब जो क्लास है हम स्टूडेंट को मान लो 3 साल की वैलिडिटी देते हैं, 2 साल की वैलिडिटी देते हैं और प्राइस सारा आज चार्ज कर लेते थे हम लोग ना। अगर मान लो मेरे ऊपर इंडेक्स की एप्लीकेबिलिटी आएगी तो मैं उसके उसमें फाइनेंस कंपोनेंट अलग से आइडेंटिफाई नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओवरराइडिंग प्रोविजन आ गया। स्टूडेंट के पास क्या है कि पहले से ही उसके पास ना राइट है, वो जब चाहे अपने हिसाब से वो लेक्चर देख सकता है। उसके पास कंबाइन हमने एक साथ उसको मान लो लेक्चर दे दिया, ठीक। चले जी सर। सेकंड केस कहते हैं जो कंसिडरेशन है ना वो बेसिकली फ्यूचर के इवेंट के बेस पे डिसाइड होता है, जैसे आपका रॉयल्टी होगी। थर्ड, हमने क्या किया है, जो टाइम गैप रखा ना पेमेंट का वो आपका किसी प्रोटेक्शन के तहत रखा है। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो कस्टमर को हमने एक मशीन ट्रांसफर कर दी, ठीक है। कस्टमर ने क्या किया, 90% पेमेंट आज कर दी और 10% पेमेंट उसने कहा कि मैं मशीन की परफॉर्मेंस चेक करूंगा, अगर मशीन प्रॉपर परफॉर्म करेगी तो 10% की पेमेंट 5 साल के बाद होगी। तो यहाँ पे कस्टमर ने क्या किया, एक तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए सर पैसे को होल्ड किया। तो यहाँ पे हम अलग से फाइनेंस कंपोनेंट रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका नॉन कैश कंसिडरेशन। बड़े आराम से मेरी बात सुनेंगे। अगर मैं आपको इंडेस 16 में लेके चलूं और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में अगर नॉन कैश कंसिडरेशन है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, अगर दोनों असेट की फेयर वैल्यू आइडेंटिफाई है और दोनों रिलायबल है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो असेट हमने सरेंडर की है उसकी फेयर वैल्यू को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक। लेकिन इंडेस 115 में ऐसा नहीं। इंडेस 115 ये कहता है कि अगर आप नॉन कैश कंसिडरेशन एक्वायर करते हैं तो उस केस में आप क्या करेंगे, नॉन कैश कंसिडरेशन की जो फेयर वैल्यू होगी उसको आप कंसीडर करेंगे, ठीक। हाँ, अगर वो फेयर वैल्यू आइडेंटिफेबल नहीं है या रिलायबल आइडेंटिफेबल नहीं है तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, फिर जो भी गुड्स और सर्विस का आपका प्राइस होगा, फेयर वैल्यू नॉन कैश कंसीडरेशन रिसीव, ठीक। चलिए जी सर, मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे एलोबरेट करूंगा एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मान लो क्या होता है, हमने सेल ऑफ गुड्स किए 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड कंपनी, ठीक है, और ये डील मान लो अपनी वाई लिमिटेड कंपनी के साथ है। अब ये जो डील हुई है 1 अप्रैल आपका 25 को डील हुई, ठीक। तो 1 अप्रैल 25 को जो एक्स लिमिटेड कंपनी के शेयर की वैल्यू मान लो फेयर वैल्यू आपका 26 है, तो इसके हम लोग क्या करेंगे 260 से रिवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक। और अगर मान लो ये जो वैल्यू है रिलायबल नहीं है आपका तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो सेल ऑफ गुड्स की फेयर वैल्यू है उसे कंसीडर कर लेंगे, ठीक जी सर। अच्छा, मान के चलते ये फेयर वैल्यू रिलायबल है। अब क्या इस फेयर वैल्यू के अंदर चेंज आएगा सर? बिल्कुल चेंज आएगा। उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? कहता है उसका ट्रीटमेंट आप अनदर इंडेक्स के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे मान लो हमने इक्विटी शेयर एक्वायर किए हैं तो अब इस इक्विटी शेयर के ऊपर क्या होगा, प्राइमा फेसी अपना फाइनेंशियल एसेट आपका इक्विटी इंस्ट्रूमेंट पे एफईटी पीएल मेथड लग जाएगा। तो या तो एफईटी पीएल मेथड लगेगा या एफईटी ओसीआई, अगर हम इरिवोकेबल ऑप्शन अडोप्ट करते हैं और आपका हेल्ड फॉर ट्रेडिंग ये शेयर नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे, फिर सब्सिक्वेंटली इसके अंदर जो भी चेंज आएगा एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडेस 109 हम उसको ट्रीट करेंगे, रिवेन्यू से एडजस्ट नहीं करेंगे, ठीक। कभी कभी क्या होता है, जो नॉन कैश कंसिडरेशन होता है वो वेरिएबल होता है अदर देन प्राइस चेंज। एग्जांपल के तौर पे जैसे परफॉर्मेंस बोनस है वो शेयर के रूप में है और ये बोला है कि अगर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन 30 मंथ में कंप्लीट होगा तो 1000 शेयर दिए जाएंगे, 32 मंथ में कंप्लीट होगा तो 1500 शेयर दिए जाएंगे, आपका 900 शेयर मान लो, ठीक है। और अगर 34 मंथ में होता है तो आपका 700 शेयर दिए जाएंगे। तो इस केस में सर ये जो नंबर ऑफ शेयर है इसे हम कंसीडर करेंगे एज ए वेरिएबल कंसीडरेशन, लेकिन जो ट्रांजैक्शन प्राइस में उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद अगर कोई चेंज आता है तो आपका डील किस में होगा, अनदर इंडियाज में होगा, ठीक। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। If the fair value of known cash consideration promised by customer varies by for reason other than only in the form of consideration, then it is required to apply the guidance variable consideration, ठीक।
और कॉन्स्टेंट का प्रिंसिपल लगाएगी। अगर कोई सब्सिक्वेंटली चेंज आता है तो उसके में हम क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन प्राइस को एडजस्ट नहीं करेंगे बल्कि उसे अलग से डील करेंगे रिस्पेक्टिव डेज के अकॉर्डिंग। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो कस्टमर होता है ना वो गुड्स या सर्विस हमें प्रोवाइड कर देता है, कहता है अगर गुड्स और सर्विस जो कस्टमर ने प्रोवाइड की है अगर उसके ऊपर अपना कंट्रोल आ जाता है तो उसके समय हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन प्राइस को रिड्यूस कर देंगे। अगर कंट्रोल नहीं आता तो फिर उसके समय हम उसे क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक, और जो गुड्स और सर्विस कस्टमर ने हमें प्रोवाइड की है हम ट्रांजैक्शन प्राइस में उसे रिड्यूस कर देंगे, किस बेस पे, आपका फेयर वैल्यू के बेस पे। ठीक है, एज ए नॉन कैश कंसिडरेशन मतलब। चले जी सर, कई बार क्या होता है जैसे कस्टमर कहता है कि आपने प्रोडक्ट इस डिजाइन के हिसाब से बनाना है और वो डिजाइन खुद प्रोवाइड कर देता है। ठीक, अब वो जो डिजाइन उसके ऊपर मान लो अपना कंट्रोल आ गया, जैसे मान लो आपका हम आयरन के कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, और उसने हमें डाइज दे दी कि इसके अकॉर्डिंग ही आपने क्या करना, ये जो आपका शेप रहेगी आयरन की ये वाली रहेगी। ठीक, उसने डाइज प्रोवाइड कर दी, तो वो जो अपने पास गुड्स आई हैं कस्टमर के बिहाफ पे, अगर उसका कंट्रोल अपने पास आ गया तो उसके साथ हम क्या करें, ट्रांजैक्शन प्राइस को रिड्यूस कर देंगे। जनरली क्या होता है, हम कस्टमर से ट्रांजैक्शन प्राइस चार्ज करते हैं, पैसे चार्ज करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हमने कस्टमर को कुछ पेमेंट कर दी? सर कई बार क्या होता है दूसरे पार्टी को वहां से कस्टमर लाने के लिए उनसे कुछ पेमेंट कर देते हैं या किसी और फॉर्म में उनसे पेमेंट कर देते हैं। तो उस केस में क्या होगा, कहता है 3 सिचुएशन बन सकती है। कस्टमर को हमने कंसिडरेशन पे किया उस गुड्स और सर्विस के बदले में जो हमने उससे एक्वायर किया है, फिर तो वो एक अलग ट्रांजेक्शन होगी। हमने कस्टमर से कुछ भी एक्वायर नहीं किया और उससे कंसिडरेशन पे कर दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन प्राइस को रिड्यूस कर देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि हमने कस्टमर से जो गुड्स और सर्विस है वो मान लो 40,000 की एक्वायर की और पेमेंट 50,000 की कर दी है, तो हम लोग जो गुड्स और सर्विस हमने एक्वायर की 40,000 उसकी फेयर वैल्यू है, हमने पेमेंट 50,000 कर दी, तो हम लोग जो ट्रांजैक्शन प्राइस अपने गुड्स और सर्विस के लिए रखेंगे उसमें से क्या करेंगे, 10,000 का अमाउंट रिड्यूस कर देंगे। उसमें से क्या करेंगे, 10,000 का अमाउंट रिड्यूस कर देंगे। ठीक, इफ द फेयर वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर इज लेस देन द कंसिडरेशन पेड, जैसे 40,000 वैल्यू है बट हमने 50,000 की पेमेंट की, देन द एक्सेस पेमेंट विल बी एडजस्टेड विद द ट्रांजैक्शन प्राइस। हम क्या करेंगे, एक्सेस पेमेंट को ट्रांजैक्शन प्राइस के साथ एडजस्ट कर देंगे। स्टेप नंबर 3 के अंदर एंटिटी क्या करती है, ट्रांजैक्शन प्राइस को आइडेंटिफाई कर लेती। ठीक, स्टेप नंबर 2 में हमने ऑलरेडी क्या कर रखा होगा, हालांकि इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टेप नंबर 2 वाले को हमने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को आइडेंटिफाई कर रखा होगा। ठीक, अब अगर एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करना पड़ेगा। ठीक, अब ट्रांजैक्शन प्राइस को हम कैसे एलोकेट करेंगे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बड़े आराम से मेरी बात सुनेंगे। जैसे मान लो हम लोग क्या करते हैं, 3 प्रोडक्ट सेल करते हैं ए बी सी। प्रोडक्ट ए जो है इसका प्राइस है 50,000, प्रोडक्ट बी का प्राइस है 30,000 और प्रोडक्ट सी का प्राइस है आपका 20,000। ठीक, कंबाइन अमाउंट कितना हो गया आपका 1 लाख। हमने क्या किया, डील की। यहाँ पे मैं 4-5 अलग अलग एग्जांपल बनाऊंगा इसी को बेस लेके। तो पहला एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या किया, 80,000 में डील कर ली। ठीक जी सर, कहते हैं आप सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन प्राइस कितना है 80,000, इसे ना स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के रेशो में एलोकेट कर देंगे। स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस आपका ऑब्जर्वेबल आपका प्राइस होता है, मार्केट प्राइस होता है। ठीक, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे इस रेशो में एलोकेट कर देंगे। तो ये अमाउंट अपना 40,000 आ गया, ये 24,000 आ गया, ये 16,000 आ गया। एक एग्जांपल। ठीक, सेकंड कॉन्सेप्ट आता है कि हम डिस्काउंट को कैसे एलोकेट करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 20,000 का डिस्काउंट है, कहता है डिस्काउंट को आप एलोकेट करेंगे स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के रेशो में। तो अगर स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस की यहाँ पे बात करें तो ए बी और सी, 10,000 का डिस्काउंट है आपका, 6,000 का डिस्काउंट है आपका, 4,000 का डिस्काउंट। यहाँ पे बड़ी सारी क्वेरी हो सकती है आपकी, आप थोड़ा सा होल्ड रखें क्वेरी को, क्योंकि जितनी भी आपकी क्वेरी सारी मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूंगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या होता है, हम लोग जो प्रोडक्ट ए है इसके ऊपर कभी डिस्काउंट प्रोवाइड नहीं करते। कहता अगर ऐसा है तो उसके समय आप क्या करेंगे, जिस प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट प्रोवाइड नहीं करते उसका प्राइस सेम आ जाएगा और बाकी जो अमाउंट आपने चार्ज किया है, कितना अमाउंट चार्ज किया सर 30,000, उसे हम लोग क्या करेंगे, उसे हम जो रिमेनिंग गुड्स और सर्विस का सेलिंग प्राइस है उसकी रेशो में एलोकेट कर देंगे। तो यहां पे ये अमाउंट आ जाएगा आपका 18,000 और अपना 12,000। बन की बात जी सर, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या होता है, हम ना एक बात को ध्यान रखेंगे कि यहां पे जो प्रोडक्ट हैं ये अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होनी चाहिए।
मान लो एक सिंगल पीओ है तीनों के तीनों, तो उसके में फिर हम एलोकेट क्यों करेंगे 80,000, और एट ए पॉइंट ऑफ टाइम मान लो रिवेन्यू रिकॉर्ड होनी है, तो उस केस में क्या करेंगे 80,000 फिर एक साथ रिवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। यहाँ पे आपका मान लो ये दो एक ही पीओ का पार्ट है, तो इसको कंबाइन रिकॉर्ड कर लेंगे, इसे अलग से रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक। अलग अलग पीओ है, तभी हम लोग क्या करेंगे ट्रांजेक्शन प्राइस को एलोकेट करेंगे। सर वो तो हमें पता भी लग गया, क्योंकि स्टेप नंबर 2 में अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक ही तो ट्रांजेक्शन प्राइस को एलोकेट कैसे कर पाएंगे, क्योंकि स्टेप नंबर 4 कहता है आप ट्रांजेक्शन प्राइस को क्या करेंगे पीओ में एलोकेट करेंगे। इट मीन क्या कि एक से ज्यादा पीओ, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हम बेसिकली क्या करते हैं 4 प्रोडक्ट बेचते हैं, एबीसी और प्रोडक्ट डी, ठीक। प्रोडक्ट डी जो है इसका रेंज प्राइस है मान लो आपका 15,000 से लेके आपका 45,000 तक, ये रेंज प्राइस, ठीक। सेम केस है अपना, ये प्राइस 50,000 30,000 और 20,000 है। हमने क्या किया, जो अमाउंट चार्ज किया मान लो आपका 1,05,000 चार्ज किया, ये आपका 1,00,000 आपका 16,000 का अमाउंट हमने क्या किया चार्ज किया। अब यहाँ पे ये जो तीनों गुड्स हैं इनका प्राइस कितना आ जाएगा 80,000 का प्राइस आ जाएगा। आइदर आपका ये वाला केस हो सकता है या फिर ये वाला केस हो सकता है, ठीक। और जो प्रोडक्ट डी है उसका प्राइस कितने से आएगा 1,16,000 माइनस आपका 80,000, सर 36,000 से उसका प्राइस आ जाएगा। क्या इस रेंज में? हाँ जी सर, तो कोई दिक्कत ही नहीं। इसे हम एक तरीके से बोलते हैं रेजिडुअल अप्रोच। क्या बोलते हैं? रेजिडुअल अप्रोच, ठीक। अच्छा ऐसा भी हो सकता है जैसे मान लो हमने क्या किया यहाँ पे जो प्राइस चार्ज किया वो 95,000 आपका, एक सेकंड, हमने जो प्राइस चार्ज किया है वो 86,000 चार्ज कर लिया मान लो, ठीक। तो 80,000 प्राइस यहाँ पे आ गया जी सर। और जो प्रोडक्ट डी उसके लिए प्राइस कितना है 6,000, वो तो रेंज में है ही नहीं। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, जो ऑब्जर्वेबल इनपुट है ऑब्जर्वेबल डेटा है इसे आपको रीअसेस करना पड़ेगा। इसे क्या करना पड़ेगा? रीअसेस करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप इसका आंसर देंगे, ठीक। अगर वेरिएबल कंसिडरेशन है तो उसके समय हम लोग क्या करेंगे? सर वेरिएबल अगर कंसिडरेशन है तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या वेरिएबल कंसिडरेशन किसी एक पीओ से रिलेटेड है, सबसे रिलेटेड है। सर सबसे रिलेटेड है, और स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के हिसाब से हम उसे क्या करेंगे, अगर परफॉर्मेंस ऐसी तो उसके हिसाब से फिर उसे एलोकेट कर देंगे, वही बेस्ट बेस बनता है। लेकिन मान लो वेरिएबल कंसिडरेशन सिर्फ सी प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इसके लिए उसे कंसिडर करेंगे, ठीक। डिस्काउंट की अगर हम बात करें तो डिस्काउंट क्या करेंगे, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के हिसाब से एलोकेट कर देंगे। लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट पर डिस्काउंट है तो जिन पर डिस्काउंट उस पर क्या करेंगे, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के हिसाब से उसमें एलोकेट कर देंगे, ठीक। एक बात को ध्यान रखेंगे, अगर स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस अवेलेबल नहीं है तो उसके हम लोग क्या करेंगे, अदर इनपुट अदर आपका प्राइस आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे आपका एडजस्टमेंट मार्केट असेसमेंट अप्रोच, ठीक। असेसमेंट मार्केट असेसमेंट अप्रोच ये कहती है कि आप क्या करेंगे, जो एंटिटी के कंपटीटर है वो क्या प्राइस चार्ज कर रहे हैं उसमें आप अपनी कॉस्ट और मार्जिन के हिसाब से एडजस्टमेंट कर देंगे, ठीक। एक है आपका एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच। इस केस में एंटिटी क्या करेगी, एक्सपेक्टेड कॉस्ट का एस्टिमेट लगाएगी और फिर मार्जिन उसके अंदर जो भी परसेंटेज है उसे ऐड करके प्राइस आइडेंटिफाई कर लेगी, ठीक। ये जितनी बातें आपके स्टेप नंबर 4 में लिखी हुई सारी सारी बातें मैंने एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर दी, ठीक। एक प्यारी सी लाइन में आपको रीड करा देता हूं। एलोकेशन ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन may be allocated entirely to a performance obligation or a distinct goods or service that form part of a single PO depending on the terms and condition of the consideration performance obligation। सो बात की एक बात क्या है कि अगर मान लो किसी एक इंडिविजुअल गुड्स और सर्विस पे वेरिएबल कंसिडरेशन तो हम उसी में कंसीडर करेंगे, ठीक। अगर ट्रांसफर प्राइस में चेंज होता है तो हम उस केस में क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग अप्लाई करेंगे। मॉडिफिकेशन वाला पॉइंट अभी अपना पेंडिंग है, ठीक। तो ये पॉइंट आपका अपने आप क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ना मॉडिफिकेशन वाला जो पॉइंट है वो मैं आपको स्टेप नंबर 1 में कराऊंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 5 अपना टू सम एक्सटेंट कवर हो गया नहीं पूरा कवर करा लिया ना हमने। अच्छा इसमें ना एक आपका सीरीज ऑफ गुड्स और सर्विस है, उसके ऊपर ये पॉइंट मैं दोबारा से डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। या अगर मैं वहां पे बोल दूंगा यहाँ पे नहीं आऊंगा तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। स्टेप 5 हो गया अपना जी सर। स्टेप नंबर 4 हो गया, स्टेप नंबर 3 हो गया। आइए अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे। देखिए स्टेप 1 के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। स्टेप नंबर 2 में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कितनी परफॉर्मेंस ओब्लिगेशन है। कितनी परफॉर्मेंस ओब्लिगेशन है मींस क्या सिंगल पीओ है या आपका डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विस है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लो हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कस्टमर के साथ, ठीक। हम उसे क्या करेंगे 4 गुड्स प्रोवाइड करेंगे। अब ये जो 4 गुड्स है क्या ये एक पीओ है या आपका डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विस है। कहते हैं आपने क्या करना है, 2 कंडीशन लगानी है। अगर दोनों कंडीशन क्वालिफाई हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, आपका डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विस माना जाएगा। सर हम लोग डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विस या आपका सिंगल पीओ क्यों आइडेंटिफाई करते हैं, दो स्टेप नंबर 5 में अपना डिस्कस हो चुका है कि हम लोग रेवेन्यू तो भी रिकॉर्ड करेंगे जब पीओ कंप्लीट होगी, ठीक। या फिर आपका एट ए पॉइंट ऑफ टाइम या ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अगर मान लो एक ही पीओ का पार्ट है तो हम रेवेन्यू फिर एक साथ रिकॉर्ड करेंगे या फिर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक। अगर अलग अलग पीओ है तो उसके हम क्या करेंगे, जैसे जैसे पीओ कंप्लीट होगा ऐसे रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिकॉर्ड करेंगे पीओ वाइज, ठीक। इसलिए जरूरी हो जाता है आपका आइडेंटिफाई करना कि डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विस है या आपका सिंगल पीओ है। अब हम 2 कंडीशन लगा के देखेंगे
पहली कंडीशन क्या है कि जैसे मान लो अपने पास अभी गुड्स ए आ गया कस्टमर के पास, ठीक, बी सी और डी नहीं पहुंचे हैं, तो क्या ये डिस्टिंक्ट है या आपका पार्ट ऑफ द एक सिंगल पीओ है? कहता पहली कंडीशन आप चेक करेंगे कि जो कस्टमर है वो इस पर्टिकुलर आइटम से बेनिफिट ड्राइव कर सकता है। जो कस्टमर है वो इस पर्टिकुलर आइटम से बेनिफिट ड्राइव कर सकता है। जो कस्टमर है वो इस पर्टिकुलर आइटम से क्या कर सकता है? बेनिफिट ड्राइव कर सकता है। और सेकंड कंडीशन है कि जो ये गुड्स ए है, प्रोडक्ट ए है, ये सेपरेटली आइडेंटिफिएबल है किससे? बी सी और डी से। ये क्या है? सेपरेटली आइडेंटिफिएबल है। देखिए क्लास के अंदर मैंने बड़े सारे एग्जांपल लिए थे, मैं सिंपल वाला एग्जांपल आपको पहले एक्सप्लेन करता हूं। मेरे को रिकॉर्डिंग सेटअप के लिए मैंने क्या किया, एक कंपनी से बात की कि मेरे को रिकॉर्डिंग सेटअप लगाना है, और उसको मैंने बोला कि मेरे को कैमरा चाहिएगा, मेरे को लैपटॉप चाहिएगा, और कैमरा चाहिएगा, लैपटॉप चाहिएगा, आईपैड चाहिएगा, ठीक, और एक दो सॉफ्टवेयर चाहिए जो आप सिस्टम के अंदर ही जब लैपटॉप प्रोवाइड करोगे तो उसी के अंदर वो आप सॉफ्टवेयर मेरे को प्रोवाइड करा दोगे, ठीक। और मान लो जो रिकॉर्डिंग सेटअप है वो बड़ा सिंपल रहेगा, मेरे को कुछ नहीं करना, सिर्फ केबलें कनेक्ट करनी है तो मेरा रिकॉर्डिंग सेटअप पूरा बन जाएगा, ठीक। अब मेरे पास कैमरा आ गया, क्या कैमरा जो है मैं इसे अलग से यूज करके बेनिफिट ड्राइव कर सकता हूं? आंसर इज यस। तो पहली कंडीशन क्वालिफाई होगी। सेकंड कंडीशन, क्या ये इनसे अलग आइडेंटिफाई हो पा रही? यस। तो ये अपने आप में क्या बन जाएगा? सेपरेट पीओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सेपरेट पीओ बन जाएगा। फिर मैंने एक एग्जांपल डिस्कस किया था कि जैसे मान लो क्या होता है, हमें ना पानी की टंकी लगवानी थी, ठीक है। मान लो हमारी कंपनी में एक प्लांट है और आपका फैक्ट्री है, वहां पे हमें पानी की टंकी लगवानी, ठीक। अब वो पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा उसको ना, तो वो जो पूरा स्ट्रक्चर है वो सारा इंटीग्रेटेड होता है। अब जैसे मान लो कुछ सामान आ गया पहले से, हम उसे यूज कर पाएंगे? नहीं सर। और एक मिनट के लिए मान लो कि हम उसे यूज भी कर पाएंगे, लेकिन वो जो आपका पानी की टंकी के अंदर जितने भी आपके प्रोडक्ट लगेंगे वो सारे सारे इंटर रिलेटेड हैं, हम उसे सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो वो अपने लिए क्या बन जाएगा? एक सिंगल पीओ का पार्ट बन जाएगा। फिर हमने एक एग्जांपल और डिस्कस किया था जहां पे एक कंपनी है जो क्या करती है, आपका मॉडेम प्रोवाइड करती है, ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करती है, वॉइस कॉल सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक। और इंटीग्रेटेड सर्विस ज्यादा नहीं है वहां पे, तो हम लोग उसे क्या करते हैं? सेपरेट पीओ मान के चलते हैं, ठीक। जी सर। आइए एक बार मैं आपको ये रीड करा देता हूं। देखिए, हम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे, अपनी जिम्मेवारी पहचानेंगे। हम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को जब आइडेंटिफाई करेंगे, ये चेक करेंगे कि डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विस है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? दो कंडीशन चेक करेंगे, ये बोथ ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर मेट। पहला, कस्टमर कैन बेनिफिट आइदर अलोन और विद अदर रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेज। कस्टमर क्या कर सकता है? जो असेट है उसका इंडिविजुअली बेनिफिट उठा सकता है या फिर किसी दूसरी सेट के साथ जो उसके पास पहले से। जैसे मान लो मेरे पास ऑलरेडी एक रिकॉर्डिंग सेटअप है, मैंने क्या किया? रिकॉर्डिंग सेटअप का सामान स्पेयर में मंगा लिया, ठीक। अब मैंने कैमरा लगा लिया, बाकी सामान अभी तक नहीं आया, और कैमरा जो है मैं उसे यूज कर पा रहा हूं पुराने कैमरे की जगह, ठीक। तो अदर रिसोर्सेज अवेलेबल थे मेरे पास, उसकी वजह से मैं उससे बेनिफिट ड्राइव कर पा रहा हूं। सेकंड, सेपरेटली आइडेंटिफिएबल है वो अदर प्रोमिस इन द कॉन्ट्रैक्ट। अब हम कब मान के चलेंगे कि जो असेट है वो सेपरेटली आइडेंटिफिएबल है? कहता है नो सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन सर्विस आर प्रोवाइडेड, मतलब कोई सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाएगी, कोई सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन या कस्टमाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आपका जो गुड्स और सर्विस है वो आपका हाईली इंटरडिपेंडेंट या इंटररिलेटेड नहीं होने चाहिए। अगर ये दो कंडीशन क्वालिफाई होती है तो उसके में हम लोग क्या करेंगे? हम सेपरेट पीओ मान के चलेंगे। और अगर सेपरेट पीओ तो हम लोग रिवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करेंगे? पीओ वाइज रिकॉर्ड करेंगे। फिर हम स्टेप नंबर 5 में देखेंगे कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिवेन्यू रिकॉर्ड होगी, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम रिवेन्यू रिकॉर्ड होगी, ठीक। एक कॉन्सेप्ट हो रहा था आपका डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विस की सीरीज का। देखिए क्या होता है, गुड्स और सर्विस जो है उनकी नेचर सेम होती है, बट एक्शन अलग होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो एक कंपनी क्या करती है? न्यूज़पेपर प्रोवाइड करती है, ठीक। अब जो न्यूज़पेपर है डेली नेचर तो सेम है, लेकिन उसके अंदर से जो न्यूज होगी वो अलग अलग होगी। एक कंपनी है वो केबल सर्विस प्रोवाइड करती है, तो जो सो चलेंगे वो सर क्या होगा? नेचर सेम होगी लेकिन आपका एक्शन अलग अलग होंगे, तो वो आपका डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विस है, लेकिन हम उसे क्या करते हैं? सिंगल पीओ मान के चलते। उसे क्या मान के चलते? सिंगल पीओ मान के चलते, ठीक। और वो जो सिंगल पीओ होता है उसे रिवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करते हैं? ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं। एक बार आप ना यहाँ पे आएंगे स्टेप नंबर 5 पे। ये देखिए, वेयर सर्विस आर गिवन यूनिफॉर्मली, कस्टमर रिसीव एंड कंज्यूम बेनिफिट साइमल्टेनियसली, मतलब एक तरीके से सीरीज ऑफ गुड्स और सर्विस है, ठीक। सीरीज ऑफ क्या है? गुड्स और सर्विस है, उसे हम सिंगल पीओ मान के चलते हैं और उसकी रिवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करते हैं? ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जनरली अगर वो जो आपका यूनिफॉर्म है गुड्स और सर्विस, तो उस केस में हम क्या करेंगे? फिर एसएलएम मेथड लगा देंगे। आइए स्टेप नंबर 2 पे देखिए, स्टेप नंबर 2 के अंदर हम लोग क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे कि डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विस है, ये आपका सिंगल पीओ है।
अगर डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विस है तो रिवेन्यू हम लोग क्या करेंगे, गुड्स और सर्विस वाइज रिकॉर्ड करेंगे, और सिंगल पीओ तो पीओ के हिसाब से रिवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि सर सीरीज और डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विस है, उसके हम लोग क्या करेंगे, उसे सिंगल पीओ मान के चलेंगे। ठीक, मल्टीपल अगर आपका अरेंजमेंट है तो उसके हम लोग क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट कर लेंगे उन सबको। ठीक, आइए कुछ और प्यारे प्यारे से कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट है, अगर लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट है और आपका रिवेन्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जनरली क्या होती है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिवेन्यू रिकॉर्ड होती है, तो उसके हम लोग क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि आपका सिंगल पीओ है या आपका मल्टीपल पीओ है। जैसे मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है 5 साल के लिए। ठीक, क्या होता है, 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है, 5 साल के लिए अंदर ये लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट हो गया जी सर। अब 5 साल के अंदर क्या है, एक पानी की टंकी का कंप्लीट कंस्ट्रक्शन होगा, तो वो तो फिर एक सिंगल पीओ बन गया जी सर। अब मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें अलग अलग गुड्स और सर्विस प्रोवाइड किए जाएंगे 5 साल के लिए। ठीक, अब वो डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विस हो सकते हैं, लेकिन अगर वो सीरीज है और कंसिडरेशन फिक्स है तो उसे क्या करते हैं, फिर सिंगल पीओ का ही पार्ट मान के चलते हैं, और रिवेन्यू को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, और ए पीरियड ऑफ टाइम रिकॉर्ड करते हैं, और जनरली इस केस में हम क्या करते हैं, एसएलए मेथड लगा देते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पे इक्विवेलेंट गुड्स और सर्विस से आते हैं, क्या जाते हैं, इक्विवेलेंट गुड्स और सर्विस। लेकिन अगर मान लो लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट है, पानी टंकी वाला है, ठीक, और रिवेन्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिकॉर्ड होना है। सर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिवेन्यू कैसे रिकॉर्ड होगा, इसलिए रिकॉर्ड होगा दोस्त क्योंकि जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा ना, आपका कस्टमर के लिए एसेट क्रिएट हो जाएगी, तो उसके समय फिर हम लोग क्या करेंगे, आइदर इनपुट मेथड या आउटपुट मेथड लगा देंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट आता है आपका, कस्टमर के पास क्या है, ऑप्शन है एडिशनल गुड्स और सर्विस का। कस्टमर के पास क्या है, एडिशनल गुड्स और सर्विस का ऑप्शन है, तो उस केस में हम रिवेन्यू को क्या करेंगे, एलोकेट कर देंगे। आइए मैं इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लो हमने क्या किया, 1 लाख के गुड्स सेल किए, ठीक, और कस्टमर को ना डिस्काउंट वाउचर दे दिया, कस्टमर को डिस्काउंट वाउचर दे दिया। आपका कस्टमर अगर अगले 1 साल तक 50,000 के गुड्स परचेज करेगा तो उसे 40% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस केस में हमने बेसिकली 2 चीजें सेल की है, एक आपका ये गुड सेल किए हैं और एक सेकंड हमने क्या किया, डिस्काउंट वाउचर सेल किया। तो इस केस में हम लोग रिवेन्यू को कैसे एलोकेट करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो ये आपका 40% डिस्काउंट है 50,000 तक, एक्सपेक्टेड अमाउंट कितना है कि कस्टमर गुड्स परचेज करेंगे। सर एक्सपेक्टेड है कि कस्टमर 30,000 तक के गुड्स परचेज करेंगे, ठीक है, डिस्काउंट कितना मिलेगा 40%, तो 12,000 क्या बन गया, पीओ की वैल्यू बन गई। ठीक, ऐसा भी हो सकता है कि 10% जो डिस्काउंट है वो जनरली सबको मिलता है, तो उस केस में हम लोग फिर क्या करेंगे, 30% डिस्काउंट कंसिडर करेंगे, क्योंकि जो 10% डिस्काउंट है वो आपका जनरल डिस्काउंट हो गया, तो फिर इसकी वैल्यू कितनी होगी, 9,000 होगी। तो 100 बात की एक बात क्या है कि अगर कस्टमर के पास आपका एडिशनल गुड्स और सर्विस का ऑप्शन है तो हम उसे एक सेपरेट पीओ मानेंगे, और जो टोटल आपका प्राइस है उसे ओवर द आपका परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, एक जो हमने गुड्स और सर्विस आज ट्रांसफर किए हैं और एक जो आपका एडिशनल गुड्स और सर्विस है उसमें एलोकेट कर देंगे। ठीक है, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के हिसाब से हमने स्टेप नंबर 4 में डिस्कस कर लिया। कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम के अंदर भी बेसिकली क्या होता है, हम कस्टमर को वाउचर देते एक तरीके से, लॉयल्टी के हिसाब से हम बेनिफिट देते हैं, तो हम क्या करेंगे, बेनिफिट का एस्टिमेट लगाएंगे कितना उसे बेनिफिट मिलेगा, और उसके हिसाब से बेनिफिट की वैल्यू कैलकुलेट करके जो आज हमने टोटल प्राइस चार्ज किया है उसके हिसाब से जो गुड्स और सर्विस की आज वैल्यू है और जो आपका लॉयल्टी प्रोग्राम के बेनिफिट की वैल्यू है उसके हिसाब से उसे एलोकेट कर देंगे। ठीक, और जो अमाउंट लॉयल्टी प्रोग्राम का है, डिस्काउंट वाउचर का, उसे आज हम एज ए लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे और आगे चल के उसे रिवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक, कंसाइनमेंट अरेंजमेंट बेसिकली एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें क्या होता है, जो गुड्स और सर्विस है हम कंसाइनिंग के थ्रू सेल करते हैं, तो इस केस में हम रिवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे। जैसे मान लो एक कंपनी है टी लिमिटेड, ठीक है, वो बेसिकली क्या करती है, गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करती है कंसाइनी के थ्रू। आपका कंसाइनी का नाम है मान लो एस लिमिटेड। ठीक, अब यहां पे गुड्स चले गए तो हमें रिवेन्यू कब रिकॉर्ड करनी चाहिए, जब एस के पास गुड्स गए, जब अल्टीमेट कस्टमर के पास गुड्स गए। सर हम ये चेक करेंगे कि हम कंट्रोल कब ट्रांसफर करते हैं। अगर जैसे मान लो गुड्स एस के पास चले जाते हैं और हम कंट्रोल ट्रांसफर कर देते हैं तो उसमें रिवेन्यू फिर हम यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन अगर मान लो हमारे पास राइट है कि हम जब चाहे कस्टमर से गुड्स वापस मंगा, कंसाइनी से गुड्स वापस मंगा सकते हैं, उसको ट्रांसफर किसी और के पास करा सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमने कंट्रोल ट्रांसफर नहीं किया है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, फिर जब कस्टमर के पास गुड्स चले जाएंगे तब रिवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, तो 100 बात की एक बात क्या है कि कंसाइनिंग के केस में हम चेक करेंगे कि कंट्रोल कब ट्रांसफर हो रहा है। जनरली क्या होता है, जब एंड कंज्यूमर के पास गुड्स जाते हैं तब आपका कंट्रोल ट्रांसफर होता है और हम उस टाइम क्या करते हैं, रिवेन्यू को रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल वर्सेज एजेंट कंसिडरेशन। देखिए, अगर प्रिंसिपल है, हम एज ए प्रिंसिपल काम करें तो उसके समय हम लोग क्या करेंगे, ग्रोस रिसीव्ड रिकॉर्ड करेंगे, मींस सेल रिकॉर्ड करेंगे, उसके अगेंस्ट खर्चे रिकॉर्ड करेंगे, परचेज वगैरह रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, लेकिन अगर हम लोग एजेंट है तो उसके समय क्या करेंगे, नेट बेस पे रिवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। हम क्या करेंगे, नेट बेस पे रिवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। अब हमें ये चेक करना होता है कि हम एज ए प्रिंसिपल काम कर रहे हैं, एज ए एजेंट काम कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम कुछ फैक्टर चेक करते हैं। हम एज ए प्रिंसिपल काम कर रहे होते हैं, अगर इनमें से कोई फैक्टर एग्जिस्ट करता है, जैसे अल्टीमेट ना जो कॉन्ट्रैक्ट है,
उसको फुलफिल करने की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको हालांकि मैं फिर दूसरी सेंस में भी एक बार आपको रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। इन्वेंट्री रिस्क एंटिटी के ऊपर है, एंटिटी के पास पावर है प्राइस को चेंज करने की, ठीक। हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक एंटिटी को एजेंट माना जाएगा अगर उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसके पास कोई इन्वेंट्री रिस्क नहीं है, उसके पास आपका प्राइस को चेंज करने की पावर नहीं है, तो फिर वो एज ए एजेंट काम कर रहा है। एक कॉन्सेप्ट आता है आपका नॉन रिफंडेबल अपफ्रंट फी। देखिए क्या होता है, जैसे मान लो हम ना जिम की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक, और हम क्या करते हैं, मेंबर को बोलते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, 10,000 रुपीज इनिशियली मेंबरशिप फी पे करनी पड़ेगी और ये नॉन रिफंडेबल है। तो जब ये पैसा आता है, क्या हम तभी से रिवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे? देखिए, इनिशियली अगर हम मेंबरशिप फी चार्ज करते हैं तो हम कोई भी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरा नहीं करते, इसलिए हम इनिशियली से रिवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करते। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम इनिशियली कोई अमाउंट चार्ज करें और उसके अगेंस्ट कोई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में फिर हम जो पीओ हमने कंप्लीट किया उसके अगेंस्ट रिवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। एग्जांपल के तौर पे सर, जैसे मान लो हम कोई एकेडमी चलाते हैं, ठीक है, उसमें हम गेम प्रोवाइड करते हैं, ठीक, और गेम के लिए जैसे ही कोई बंदा आएगा ना, हम उसे किट प्रोवाइड करेंगे गेम की, ठीक, और उसके अगेंस्ट पैसे चार्ज करेंगे। तो फिर वो जैसे हम किट प्रोवाइड करेंगे तो हमने वो पैसे किट के अगेंस्ट चार्ज किए, तो वो अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट हमने पैसे चार्ज किए, तो वो रिवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक। सो बात की एक बात क्या है कि अगर हम अपफ्रंट फी चार्ज करते हैं और हम कोई पीओ कंप्लीट उसके अगेंस्ट कोई पीओ नहीं है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है, तो उसके हम रिवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आई अब हम आगे बढ़ेंगे और अब चलते हैं स्टेप नंबर 1 पे। देखिए, स्टेप नंबर 1 में हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो आपका कस्टमर है, क्या उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। एक अकाउंटिंग कॉन्ट्रैक्ट को एग्जिस्ट माना जाएगा अगर 5 क्राइटेरिया पूरे होते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है, जो पार्टी है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव कर दिया, जो पार्टी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव कर दिया और कमिटमेंट कर लिए कि वो अपनी अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को, जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन उसे पूरा करेंगे, ठीक। कॉन्ट्रैक्ट आपका रिटर्न में हो सकता है, ओरली हो सकता है, कस्टमर बिजनेस प्रैक्टिस के हिसाब से हो सकता है, ठीक। जो एंटिटी है ना, उसने हर पार्टी के जो राइट है उसे आइडेंटिफाई कर लिया रिगार्डिंग आपका गुड्स और सर्विस, ठीक। एंटिटी ने आइडेंटिफाई कर लिया है पेमेंट टर्म्स को, जो गुड्स और सर्विस के बदले में उसे पेमेंट मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें कॉमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए। अगर जैसे मान लो सिमिलर गुड्स और हम सिमिलर गुड्स का एक्सचेंज करते हैं, तो उस केस में फिर क्या होता है, कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं होता, हम रिवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करते। इंडिया 115 किस किस के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, इस कॉन्सेप्ट के अंदर ये बात डिस्कस हो जाएगी, ठीक। इस बात की प्रोबेबिलिटी हो कि सब्सटेंशियली क्या होगा, जितने भी कंसिडरेशन है सारे सारे मिल जाएंगे, ठीक। प्रोबेबिलिटी कब आएगी, जब जो सामने वाली पार्टी है उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए पे होने की और उसकी इंटेंशन होनी चाहिए, मतलब उसके पास कैपेसिटी हो, वो अमाउंट पे कर देगी और उसकी इंटेंशन होनी चाहिए। अगर मान लो कोई भी क्राइटेरिया में पांचों में से पूरा नहीं होता, तो हम लोग क्या करेंगे, रीअसेस करते रहेंगे टिल आपका, जब तक 5 क्राइटेरिया आपके सब्सिक्वेंटली मेट नहीं हो जाते। देखिए क्या होता है, हमने क्या किया, कंसिडरेशन रिसीव कर लिया और वो नॉन रिफंडेबल है, और हमने जो ये क्राइटेरिया ना ये पूरे नहीं किए, ठीक। तो उस केस में कहता है, जो आपने कंसिडरेशन रिसीव कर रखा और क्राइटेरिया पूरा नहीं किया, तो उसे आप लायबिलिटी दिखाएंगे। लेकिन अगर दो में से कोई एक इवेंट हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, रिवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। एक कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो चुका है, ठीक, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, टर्मिनेट हो चुका है, लेकिन जो ये पैसा ना ये हमें वापस नहीं करना, नॉन रिफंडेबल है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, टर्मिनेट होते रिवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, प्रोवाइडेड हमें कोई और ऑब्लिगेशन पूरी ना करनी हो, ठीक। या फिर क्या है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर गुड्स और सर्विस का हमारा प्रोमिस था, हम उसे पूरा कर चुके हैं, ठीक। अब हमें और गुड्स और सर्विस ट्रांसफर नहीं करने, और जो पैसा आ चुका वो नॉन रिफंडेबल, तो हम लोग क्या करें, रिवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स कहता है, कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट टाइम पीरियड, जितने टाइम पीरियड के लिए क्या है, एनफोर्सेबल राइट एंड ऑब्लिगेशन है, उतने टाइम पीरियड के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट टर्म मान के चलेंगे। ऐसा हो सकता है जैसे मान लो हमने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट एग्री कर लिया 12 मंथ के लिए, ठीक, और 3 मंथ के बाद कॉन्ट्रैक्ट को कोई भी कैंसिल कर सकता है विदाउट पेइंग एनी पेनल्टी अमाउंट। तो इसका मतलब एनफोर्सेबल कब तक है, 3 मंथ तक, तो 3 मंथ क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्ट टर्म कहलाएगा। आई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, देखिए क्या होता है, हमने मान लो 2 कॉन्ट्रैक्ट या मोर कॉन्ट्रैक्ट है अपने पास, ठीक है, तो क्या हम इन्हें कंबाइन कर सकते हैं। कहता है 2 और मोर कॉन्ट्रैक्ट आपका कंबाइन हो सकता है, उसे हम एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मान सकते हैं अगर वो जो एंटर्ड हुए ना सेम टाइम पे हुए या नियर बाई सेम टाइम पे हुए हैं, ठीक। जैसे मान लो 2 या 3-4 दिन का गैप है, ठीक, विद द कस्टमर, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट आपका सेम कस्टमर के साथ होना चाहिए, कस्टमर की रिलेटेड पार्टी के साथ होनी चाहिए, और फिर किसी एक कंडीशन को क्वालिफाई करते हो। देखिए, 2 और मोर कॉन्ट्रैक्ट मे नीड टू बी अकाउंट फॉर एज ए सिंगल कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर एंटर्ड इनटू और एट द नियर सेम टाइम।
ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये आपका सेम टाइम पे एंटर्ड हुए है, नियर बाई टाइम पे एंटर्ड हुए, सेम कस्टमर के साथ, ये आपका उसके रिलेटेड पार्टी के साथ, कस्टमर के रिलेटेड पार्टी के साथ, और कोई एक क्राइटेरिया पूरा करते हो, एक कंडीशन पूरी करते हो। सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नेगोशिएट हुए एज ए सिंगल पैकेज विद ए सिंगल कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव। ठीक, जो कॉन्ट्रैक्ट में आप अमाउंट पे कर रहे हैं वन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो डिपेंड करता है आपका अनदर कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस और प्राइस के ऊपर। गुड्स और सर्विस जो है आपका प्रोमिस कॉन्ट्रैक्ट में, वो एक सिंगल पीओ का पार्ट है। वो क्या है? एक सिंगल पीओ का पार्ट। ठीक, आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। जैसे मान लो हम लोग क्या करते हैं, एसएससी की कोचिंग प्रोवाइड कराते हैं। और अभी क्या हुआ, गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट आ गई, मान लो आपका 1 जनवरी 26 को। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करते हैं। 1 जनवरी 26 को गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट आ गई कि 30 नवंबर को क्या होगा, 26 को एसएससी का एग्जाम होगा। ठीक, अब हमने क्या किया, एक बैच बनाया 1 जनवरी 26 से लेके आपका 31 मई 26 तक। ठीक, इसके बाद बच्चे सेल्फ स्टडी करेंगे, और मान लो पेन ड्राइव ऑनलाइन क्लासेस का कोई कॉन्सेप्ट अभी नहीं है। ठीक, और जो सिलेबस है एसएससी का, उसमें मान लो टोटल आपके 10 चैप्टर आने हैं। हमने स्टूडेंट से बात की कि 10 चैप्टर है और हम ऐसे ऐसे यहाँ पे बैच स्टार्ट कर रहे हैं, आप ज्वाइन करो। हमने 10,000 फीस रखी। ठीक जी सर। अब 10 चैप्टर है, हमने 10,000 फीस चार्ज की है, तो अगर हम मंथली रिवेन्यू की बात करें तो आपका 2,000 के आसपास मंथली क्या होगा रिवेन्यू, हम रिकॉर्ड कर लेंगे। उतना मान लो हम हर महीने 2 चैप्टर कंप्लीट कराएंगे। ठीक जी सर। देखिए कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है, कहता है कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन का मतलब है अगर 3 कंडीशन मेट होती है तो हम लोग मान के चलेंगे कॉन्ट्रैक्ट में मॉडिफिकेशन है। एक, चेंज आ गया, किस में चेंज आ गया आपका, या तो स्कोप में या प्राइस में या दोनों में। मतलब जो हमारा इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट है क्या है, हमने 10 चैप्टर कराने हैं, 10,000 हम प्राइस चार्ज करेंगे। या तो स्कोप में चेंज आ गया, मान लो आपका सिलेबस बढ़ गया, सिलेबस कम हो गया, या प्राइस में चेंज आ गया, हमने प्राइस कम कर दिया, प्राइस ज़्यादा हो गया। ठीक है, या दोनों में। वो जो चेंज है वो दोनों पार्टियों से अप्रूव होना चाहिए और वो एनफोर्सेबल नेचर का होना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन क्वालिफाई होती है तो हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या है, मॉडिफिकेशन। ठीक, अब अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मॉडिफिकेशन है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। आइए, अकाउंटिंग के लिए यहाँ पे बेसिकली आपका 3 पार्ट में डिवाइड किया गया अकाउंटिंग को ना। मैं आपको एग्जाम्पल से पार्ट बताऊंगा। देखिए हमने यहाँ पे अप्रैल तक कोचिंग प्रोवाइड करा दी। ठीक, 1 मई को नोटिफिकेशन आई कि एसएससी का जो 30 नवंबर को एग्जाम होगा ना, इसमें इंटरव्यू भी होगा। पहले सिर्फ आपका एग्जाम होना था, इंटरव्यू नहीं था, अब इसमें इंटरव्यू भी होगा। ठीक, अब स्टूडेंट ने बोला सर हमें अपना इंटरव्यू की सर्विस और प्रोवाइड करा दो, इंटरव्यू और बता दो कि इंटरव्यू वगैरह हम कैसे कंडक्ट करेंगे, मतलब हम इंटरव्यू कैसे दे के आएंगे, तो उसकी क्लास भी हमें प्रोवाइड करा दो। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो हमारा इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट था उसमें चेंज आ गया, तो ये मॉडिफिकेशन कहलाएगा। जी सर। अब हमने बोला ठीक है जी, जून के अंदर क्या होगा, इंटरव्यू की क्लासें होंगी और उसका प्राइस आपका 1200 रहेगा। स्टूडेंट ने बोला, कस्टमर ने बोला कि हाँ ओके। अब यहाँ पे आपका स्कोप में चेंज आ गया, प्राइस में चेंज आ गया और अप्रूव हो गया, एनफोर्सेबल है, तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट में मॉडिफिकेशन कहलाएगा। कहता है कॉन्ट्रैक्ट में मॉडिफिकेशन जो है हम उसे सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मान के चलेंगे अगर जो स्कोप है वो इंक्रीज हो गया। स्कोप क्या है, इंक्रीज हो गया, क्योंकि यहाँ पे डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विस आ गए और जो कंसिडरेशन है वो इंक्रीज हो गया, और वो जो कंसिडरेशन है वो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के हिसाब से है। मॉडिफिकेशन को हम लोग क्या करें, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मान के चलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका स्कोप में चेंज आ गया इंटरव्यू की क्लास से। ठीक, और आपका कंसिडरेशन इंक्रीज हो गया स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के हिसाब से। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो स्टूडेंट ने हमें बोला कि सर देखिए मार्केट में जो प्राइस है 1200 आप चार्ज कर रहे हो, लेकिन हम एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है और आपको मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती, तो 10-20 रुपये कम कर दो, यहाँ पे 50 रुपये 100 रुपये कम कर दो। तो वो एक हो सकता है, लेकिन जो प्राइस है ना वो इसकी वजह से सर डिसाइड नहीं हो, वो इंडिपेंडेंट डिसाइड होना चाहिए। तो हम इसे क्या करेंगे, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मान के चलेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब इंटरव्यू वाली बात को हटा देते हैं, इसमें कुछ और चेंज करते हैं। हम क्लासें प्रोवाइड कर रहे थे और अपना मान के चलते हैं 30 अप्रैल तक, अब अकाउंटिंग ईयर वगैरह को भी इग्नोर कर देंगे। ठीक है जी सर, सिर्फ मॉडिफिकेशन पे के कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। मान लो 30 अप्रैल तक हमने क्या किया, आपका 8 चैप्टर कंप्लीट करा दिए। ठीक है सर, और हम रिवेन्यू कितनी रिकॉर्ड कर चुके हैं सर, 8,000 की आप रिवेन्यू रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब हमने 1 मई को या 30 अप्रैल को स्टूडेंट से बात की और हमने उनको बोला देखिए जी ऐसा है, अभी ना आपका जो डिसिप्लिन है क्लास का वो प्रॉपर मेंटेन हो चुका है, 8 चैप्टर आपके हो चुके हैं, आपका आने जाने में टाइम वेस्ट होता है, तो हम लोग एक काम करते हैं, आपको ना बाकी 1 महीने की क्लास के लिए जो 2 चैप्टर हैं उसकी पेन ड्राइव प्रोवाइड करा देते हैं। स्टूडेंट ने बोला ओके सर,
लेकिन स्टूडेंट ने साथ में बोला कि सर एक बात बताइए, अगर आप हमें पेन ड्राइव प्रोवाइड करेंगे तो आपका जो रेंट है वो बचेगा, बिजली का बिल बचेगा, आप थोड़ा से पैसे कम कर दो ना, जो हमसे पैसे चार्ज कर रखे हैं। हमने कहा ठीक है, 500 हम आपको रिफंड कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या किया, जो 2000 यहाँ चार्ज करने थे एक महीने के बदले में, अब हम 1500 चार्ज कर रहे हैं। तो कहता है अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा तो उसके समय हम लोग क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देंगे और इसे एज ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करेंगे। देखिए, modification that terminate an existing contract and create a new contract if the remaining goods or service distinct from the goods or service transferred on or before the date of the contract modification। अब यहाँ पे देखिए हम लोग ना क्लास जो है फेस टू फेस ना प्रोवाइड करा के कैसे प्रोवाइड करा रहे हैं, पेन ड्राइव के अंदर। या ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट ने बोला 1 मई को कि सर आप हमें पेन ड्राइव दे दो। हमने कहा जी हम तो पेन ड्राइव रिकॉर्ड करते नहीं है, हम तो क्लासेस सिर्फ फेस टू फेस देते हैं। उन्होंने कहा सर देखिए आने जाने में टाइम वेस्ट होता है और आप पैसे एक्स्ट्रा ले लो चाहिए। हमने कहा ठीक है जी 2500 अमाउंट चार्ज होगा, मतलब 500 और अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। ठीक, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि डिस्टिंग गुड्स और सर्विस है आपका जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में थी और जो अब कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफिकेशन के बाद गुड्स और सर्विस है वो डिस्टिंक्ट है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देंगे और आपका न्यू कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर लेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग टाइप का रखते हैं। मान के चलते हैं कि 1 मई को क्या होता है, एक नोटिफिकेशन आती है इसमें, जिसमें 2 चैप्टर आपके सिमिलर टाइप के ऐड कर दिए जाते हैं। मतलब जो आपका नेचर ऑफ द सिलेबस था ना वो सेम है, बट जहाँ पे चैप्टर थे 10, मान लो साइंस के 10 चैप्टर थे 12 कर दिया, कॉमर्स के 10 चैप्टर थे 12 कर दिए। ठीक, तो 2 चैप्टर और बढ़ा दिए। अब जो क्लासेस चलेंगी कब तक चलेगी, 30 जून तक चलेगी। और स्टूडेंट ने बोला सर हम आपको ना 1500 का अमाउंट एक्स्ट्रा पे करेंगे। हमने कहा ठीक है जी। अब 30 अप्रैल तक हम रिवेन्यू कितने रिकॉर्ड कर चुके थे सर, आउट ऑफ 10,000 आपने 8 चैप्टर कंप्लीट करा दिए थे, आउट ऑफ 10 चैप्टर। ठीक है, तो आउट ऑफ 10,000 आप क्या करेंगे, 8,000 की रिवेन्यू रिकॉर्ड कर चुके होंगे। मैंने कहा ठीक है। अब 11,500 आप चार्ज करेंगे टोटल। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो मई के अंदर हम मंथली अपना अगर इनकम रिकॉर्ड करें तो हमें आउट ऑफ 12 हम यहाँ पे अगर बात करें तो मई के अंदर हम 10 चैप्टर कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव कैचअप के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव रिवेन्यू निकालेंगे और जो रिवेन्यू ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखी है उसे माइनस कर देंगे, बाकी रिवेन्यू आपकी करंट पीरियड की आ जाएगी। ठीक, मॉडिफिकेशन विच कंटिन्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है मॉडिफिकेशन में वही कंटिन्यू रहता है, मतलब सिमिलर टाइप के गुड्स और सर्विस रहते हैं। ठीक, if the remaining goods or service are not distinct and therefore form part of a single performance obligation that is partially satisfied at the date of the contract modification। जैसे 10 चैप्टर की जगह हमें 12 चैप्टर कराने। ठीक, जो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव कैचअप के हिसाब से क्यूमुलेटिव रिवेन्यू निकालेंगे और उसमें से जो एग्जिस्टिंग रिवेन्यू हमने रिकॉर्ड करके वो माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए मैं एक बार तीनों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर हमने इंटरव्यू क्लास प्रोवाइड कराई है तो अलग से क्लास है, वो सेपरेट आपका कॉन्ट्रैक्ट मान के चलेंगे। अगर हमने पेन ड्राइव प्रोवाइड की है फेस टू फेस की बजाय तो आपका एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो रहा है। ठीक, अगर मान लो आपका जो कंबाइंड अमाउंट है, मतलब गुड्स और सर्विस आपका सिमिलर टाइप की है और वो एक्सटेंशन है, तो उसके हम लोग क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव कैचअप के हिसाब से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर देंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की। देखिए अभी तक हमने जो बात की किसकी बात की है सर, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू की। आप एक काम करेंगे, आप ना कॉन्सेप्ट नंबर अभी 11 सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसको होल्ड पे रखेंगे। आप आएंगे डायरेक्ट पेज नंबर 18.11 पे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। देखिए क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का क्या ट्रीटमेंट होगा। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में 2 टाइप की कॉस्ट है, एक है कॉन्ट्रैक्ट को एक्वायर करने वाली कॉस्ट, मतलब हमने कॉन्ट्रैक्ट को एक्वायर करने के लिए कॉस्ट इनकर्ड की। ठीक है, और एक आपका कॉन्ट्रैक्ट फुलफिलमेंट कॉस्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए हमने कॉस्ट इनकर्ड की है। जो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिलमेंट कॉस्ट होती है वो आपका डायरेक्ट कॉस्ट होती है, उसे हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज कर देंगे। ठीक, जो एक्विजिशन कॉस्ट है हम उसे क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या वो जो कॉस्ट है इररिस्पेक्टिव कि कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलता है नहीं मिलता, हमें इनकर्ड करनी पड़ती है। अगर ऐसा है तो फिर उसे हम पीएनएल अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। लेकिन अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट एक्वायर होगा तो कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ेगी, तो उसके समय हम उसे क्या करेंगे, कैपिटलाइज कर देंगे। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो मैंने एक बंदे से बात की कि भाई साहब ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए मेरे को, उसने कहा साहब इस पार्टी से मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट दिला दूंगा, लेकिन ना मैं आपसे 1 लाख रुपीज़ लूंगा मीटिंग कराने के, इरिस्पेक्टिव कि आपको कॉन्ट्रैक्ट मिले या ना मिले। तो जो ये 1 लाख की कॉस्ट है ये आपका इरिस्पेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट मिले या ना मिले मेरे को इनकर्ड करनी पड़ेगी, इसे मैं पीएनएल अकाउंट में चार्ज कर दूंगा। ठीक, लेकिन मान लो पार्टी कहती है कि जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिसाइड होगा मैं 2% आपसे कमीशन चार्ज करूंगा, और अगर कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं एग्जीक्यूट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं बन पाती, तो उस केस में आपसे कोई भी पैसे चार्ज नहीं करूंगा। उस केस में क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्विजिशन कॉस्ट है मैं क्या करूँगा, कैपिटलाइज कर दूंगा। ठीक, देखिए कॉन्ट्रैक्ट एक्विजिशन कॉस्ट, इफ दीज वुड हैव बीन पेड रिगार्डलेस वेदर द कॉन्ट्रैक्ट इज फाइनलाइज्ड और नॉट, तो हम इसे पीएनएल अकाउंट में चार्ज कर लेंगे इमीडिएटली। और अगर मान लो कमीशन पेड अगर सक्सेसफुल साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पे है तो उसके समय हम लोग क्या करेंगे, उसे इंक्रीमेंटल कॉस्ट मानेंगे, कैपिटलाइज कर देंगे। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट फुलफिलमेंट कॉस्ट आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है, उसे हम क्या करेंगे, आपका कैपिटलाइज कर देंगे। आइए अब एक प्यारी सी बात और डिस्कस करते हैं, बल्कि आप एक काम करेंगे यहाँ पे ना
अदर डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ओब्लिक आपका लिख लेंगे कॉन्ट्रैक्ट फुलफिलमेंट कॉस्ट। ठीक, अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट फुलफिलमेंट कॉस्ट का मतलब क्या है कि जो डायरेक्ट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर इनकर्ड हुई है। अब हमने कैपिटलाइज कर दिया, अब उसका फर्दर ट्रीटमेंट क्या होगा, कहता है जो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिलमेंट कॉस्ट है अगर वो आपका किसी दूसरे इंडेक्स के अकॉर्डिंग असेट क्रिएट करता है और दूसरे इंडेक्स में कवर होता है तो उसके समय हम लोग क्या करेंगे, उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर लेंगे। ठीक, जैसे मान लो हमने कोई कॉस्ट इनकर्ड की, एक पीपी क्रिएट होगी, आपका इंटेंजिबल असेट क्रिएट होगी और उसे हम क्या करेंगे फिर 3816 के अकॉर्डिंग आपका एमोटाइज करेंगे, डेप्रिसिएट करेंगे। ठीक, लेकिन अगर मान लो किसी दूसरे इंडेक्स के अकॉर्डिंग असेट क्रिएट नहीं होती तो उसे हम फिर क्या करेंगे, ओवर द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एमोटाइज कर लेंगे। किस रेशो में, एक्सपेक्टेड बेनिफिट की रेशो में। तो सिंपल सी बात क्या है कि जैसे हम लोग रिवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे उसी रेशो में एक तरीके से हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को एमोटाइज कर देंगे। हाँ, अगर जो पैटर्न है बेनिफिट रिकॉर्ड करने का, एक्सपेक्टेड बेनिफिट है, अगर उसमें चेंज होता है तो वो अपने लिए क्या बन जाएगा, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, और इंडेक्स 8 के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। देखिए क्या लिखता है, एज ए चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। ठीक, देखिए contract fulfillment cost incurred in fulfilling a contract with a customer that are within the scope of another standard. Entity shall account for those costs in accordance with those other standard. ठीक, amortization and impairment under Ind AS 115 an entity amortize capitalized contract cost on a systematic basis consistent with the pattern of the transferring the goods or service related to those costs। ठीक, मतलब जैसे जैसे हम गुड्स और सर्विस आपका ट्रांसफर करेंगे उस हिसाब से हम क्या करेंगे, कॉस्ट को भी एमोटाइज कर देंगे। इफ एन एंटिटी आइडेंटिफाई ए सिग्निफिकेंट चेंज टू द एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ द ट्रांसफर, अगर मान लो कोई सिग्निफिकेंट चेंज आता है एक्सपेक्टेड पैटर्न में तो उसके हम लोग क्या करेंगे, उसे अपडेट कर देंगे और इंडेस 8 के अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे, मींस आपका चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट मान के चलेंगे। ठीक, आइए अब हम पहले पेज पे चलते हैं और जो कुछ पॉइंट पेंडिंग है उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, इनकम का मतलब होता है आपका बेनिफिट में इंक्रीज होना इन द फॉर्म ऑफ आपका इनफ्लो ऑफ आपका असेट रिसोर्सेज और आपका एनहांसमेंट ऑफ असेट या डिक्रीज इन द लायबिलिटी। लेकिन ये जो इंक्रीज है आपका अदर देन इक्विटी होना चाहिए, मतलब जो आपका इक्विटी पार्टिसिपेंट से जो कॉन्ट्रीब्यूशन आता है अदर देन दोज होना चाहिए। ठीक, स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस, ट्रांजेक्शन प्राइस, ये सब डिस्कस हो गया। अगर हम स्कोप की बात करें तो जो इंड AS 115 है आपका रिवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर के साथ अप्लाई होता है, लेकिन ये लाइफ के ऊपर अप्लाई नहीं होता। लाइफ का मतलब क्या है, एल का मतलब है लीज 116 में कवर हो जाएगा, आई का मतलब इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आपका 117 में कवर हो जाएगा, एफ का मतलब है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक, और ई का मतलब आपका नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। देखिए होता क्या है, जैसे मान लो एंटिटी ए लिमिटेड है, एंटिटी बी लिमिटेड है, ये नॉर्थ इंडिया में काम करती है और ये साउथ इंडिया में काम करती है। ठीक, और ये दोनों की कंपनियां क्या करती है, पानी की बोतल सेल करती है, सिमिलर गुड्स और गुड्स में डील करती है। ठीक, अब अगर बी के पास नॉर्थ इंडिया से ऑर्डर आ जाता है तो इसको डिलीवरी करने में दिक्कत आती है, तो ये क्या करती है, अपने गुड्स ए को ट्रांसफर कर देती है, और ए के पास अगर साउथ से ऑर्डर आता है तो ये बी के पास गुड्स ट्रांसफर कर देती है। अगर सिमिलर गुड्स और सर्विस हम लोग एक्सचेंज करते हैं तो उसके इसमें हम रिवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक, लेकिन अगर आप डिफरेंट गुड्स और सर्विस आप एक्सचेंज करते हैं तो उसके इसमें फिर आप क्या करेंगे, नॉन कैश कंसिडरेशन वाला जो कॉन्सेप्ट था रिवेन्यू रिकॉर्ड करने का उसे हम अप्लाई कर लेंगे। ठीक, ये जो इंड AS है अगर इसके एप्लीकेबिलिटी डेट की बात करें तो ये 1 अप्रैल 18 से अप्लाई है होता है, और उसके बाद इसने सुपरसीड कर दिया था आपका 11 को और 18 को। ये जो आपका इंड AS है ये तभी अप्लाई होगा जब काउंटर पार्टी आपका कस्टमर होगी। ठीक, थर्ड पॉइंट जो है, आइए मैं इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लो हमने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें आपका 115 के अकॉर्डिंग रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है और कोई मतलब कंबाइन कॉन्ट्रैक्ट किया, जैसे मान लो आपका आपका लीज कंपोनेंट और नॉन लीज कंपोनेंट है। ठीक है, तो उस केस में वो कहता है कि ये बताइए जो आपका टोटल रिवेन्यू कितना, हमने कहा जी 1 लाख है। अच्छा, अदर इंडेस के अकॉर्डिंग रिवेन्यू कितना, उस इंडेस के अकॉर्डिंग या उस इंडेस से रिलेटेड आपका अमाउंट कितना है इसमें, हमने कहा जी 40,000। तो कहता है फिर आप 60,000 को क्या करेंगे, आप 115 के अकॉर्डिंग रिवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन अगर मान लो अदर इंडेस के अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई अमाउंट नहीं कर पा रहे तो उसके इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के हिसाब से एलोकेट कर देंगे। ठीक, जो हमने एलोकेशन और डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। कोर प्रिंसिपल इंडेस का ये है कि आप रिवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे इस मैनर से, जिस मैनर से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो गुड्स और सर्विस आपने ट्रांसफर किया उसके अगेंस्ट जो आपको अमाउंट रिफ्लेक्ट होगा, अमाउंट कंसिडरेशन मिलेगा। ठीक, कोर प्रिंसिपल ये कहता है कि आप गुड्स और सर्विस ट्रांसफर करेंगे तो जो गुड्स और सर्विस आप ट्रांसफर करेंगे उसके बदले में जो अमाउंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपकी रिवेन्यू बन जाएगी। ठीक, ट्रांजिशन प्रोविजन का मतलब होता है पहली बार इंड AS की एप्लीकेबिलिटी। देखिए इंड AS 115 जब पहली बार अप्लाई हुआ तो उस केस में क्या हमें प्रोस्पेक्टिव अप्लाई करना है, रेट्रोस्पेक्टिव जाना है, तो इसके लिए
इंड AS 115 ने प्रोविजन दिए, फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच दी कि आप क्या करें, फुल रेट्रोस्पेक्टिव मतलब शुरू से जा सकते हैं एज पर द प्रोविजन ऑफ आपका इंड AS 8। इंड AS 8 में मैंने रेट्रोस्पेक्टिव को काफी डिटेल में डिस्कस कर रखा, ठीक, विद सम प्रैक्टिकल आपका एक्सपीरियंट। मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच का ऑप्शन दिया गया, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल डेट ऑफ एप्लीकेशन से क्यूमुलेटिव इंपैक्ट ले लेंगे। मींस जो अपने रिवेन्यू रिकॉर्ड करनी थी अर्लियर इंड AS के अकॉर्डिंग और अब इंड AS 115 के अकॉर्डिंग, तो उसका डिफरेंस हम क्या करेंगे, इनिशियली कैलकुलेट करके एडजस्ट कर लेंगे, क्यूमुलेटिव कैचअप, ठीक, मतलब क्यूमुलेटिव एडजस्टमेंट, नॉट क्यूमुलेटिव कैचअप। डेट ऑफ आपका एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड AS 115 पे हम लोग क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव इंपैक्ट ले लेंगे, ठीक। अब आप आएंगे कॉन्सेप्ट नंबर 11 पे। अच्छा, एक बार ना आप पेज नंबर 18.9 पे आएंगे, चेंज इन द ट्रांजेक्शन प्राइस। ये देखिए आपका मॉडिफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा, अब ये हमने डिस्कस कर लिया था। अब आप आएंगे पेज नंबर 18.10 पे, सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है बिल एंड होल्ड। मैं अपने स्टाफ से बात कर रहा हूं, अरे जो मिस्टर ए का ऑर्डर था वो फुलफिल नहीं किया क्या? मेरा स्टाफ कह रहा है सर बस 5 मिनट डिलीवरी कर रहे हैं, ठीक। इन बिटवीन जैसे 5 मिनट से पहले ही मेरे पास फोन आता है कस्टमर का। मैंने कहा भाई साहब बस अभी 5 मिनट में माल भेज रहे हैं, 5 मिनट लगेंगे मैक्सिमम ना। उसने कहा सर मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा हाँ जी। उसने कहा सर ऐसा करो, गुड्स को ना होल्ड कर लो अपना भी। मैंने कहा क्यों? कह रहा सर मैं ना सोच रहा हूँ कि यहाँ पे ना गोडाउन वगैरह थोड़ा सा अपडेट करा देता हूँ और अभी 2 महीने बाद मैं गुड्स की डिलीवरी लूँगा। इसे हम बोलते हैं बिल एंड होल्ड, मतलब हमने कस्टमर को बिल कर दिया है लेकिन गुड्स का जो पोसेशन अपने पास है। कहते हैं अगर मान लो आपने कस्टमर को बिल कर दिया है और पोसेशन आपके पास है तो आप रिवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब आप रिवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे अगर कुछ कंडीशन क्वालिफाई होती है। पहली कंडीशन जो रिक्वेस्ट है वो बायर की साइड से आई हो गुड्स को प्रोसेस करने की, मतलब हेल्ड करने की, ठीक। जो आपके गुड्स है ना वो सेपरेटली आइडेंटिफाई हो, मतलब जैसे हम एसी बेचते हैं और कस्टमर को हमने एसी ट्रांसफर करना था तो वो एसी हमने अलग से आइडेंटिफाई कर रखा बाकी एसी से, ठीक। जो असेट है वो रेडी टू यूज होनी चाहिए और असेट के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं होना चाहिए, गुड्स के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं होना चाहिए। मींस क्या है कि हमारे पास एबिलिटी ना हो हम उसे यूज कर पाए या किसी दूसरे कस्टमर को ट्रांसफर कर पाए। तो ये अपना बिल एंड होल्ड का कंसेप्ट है, मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे अगर ये कंडीशन अपनी क्वालिफाई होती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका लाइसेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। देखिए क्या होता है, अगर हम गुड्स और सर्विस प्रोवाइड कराते हैं तो उसकी जो रिवेन्यू रिकॉग्निशन क्राइटेरिया वो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन जो लाइसेंस प्रोवाइड कराते हैं उसका रिवेन्यू रिकॉग्निशन क्राइटेरिया अलग है। उसके लिए इंड AS 115 ने अलग से गाइडेंस दे रखी है। मान लो हमने यहाँ पे क्या किया, लाइसेंस प्रोवाइड कराया, ठीक है। ये आपका 1 अप्रैल 25 है और हमने 4 साल के लिए एक एंटिटी को लाइसेंस दिया, लाइसेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का लाइसेंस होना चाहिए, ठीक। तो जिस पार्टी को हमने कस्टमर को लाइसेंस दिया तो उसके लिए वो इंटेंजिबल एसेट बन जाएगी, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, लाइसेंस प्रोवाइड करने के बदले में जो हमें पैसे मिले, जो कंसिडरेशन मिले, उसे रिवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हमने लाइसेंस यहाँ पे प्रोवाइड किया है तो हम रिवेन्यू यहीं पर रिकॉर्ड करें, मतलब एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, या हम रिवेन्यू रिकॉर्ड करें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। हम जो रिवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे वो एट ए पॉइंट ऑफ टाइम रिकॉर्ड करें या ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिवेन्यू रिकॉर्ड करें। देखिए इंड AS 115 ये कहता है कि आप सबसे पहले चेक करेंगे कि राइट टू एक्सेस है या राइट टू यूज है। अगर मान लो आपका राइट टू एक्सेस है तो हम रिवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मींस यहां पे राइट टू एक्सेस है। अब आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि सर राइट टू एक्सेस कब मान के चलेंगे, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। और एट ए पॉइंट ऑफ टाइम मतलब राइट टू यूज, देखिए नाम से क्लियर है, राइट टू यूज मतलब यूज करने का राइट, और राइट टू एक्सेस मतलब एक्सेस का राइट। सर क्या फर्क है? देखिए दोस्त, एक फुटबॉल क्लब है, ठीक है, वो पहले क्या करता था, मैच वगैरह खिलाता था और उसकी अपनी एक ब्रांड वैल्यू थी। ऐसे मान के चलता हूँ कि एक क्लब ने फुटबॉल की टीम बना रखी थी और वो टीम ना अलग अलग जगह इवेंट में पार्टिसिपेट करती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उन्होंने ना गेम खेलने बंद कर दिए, लेकिन अभी भी उनकी ब्रांड वैल्यू है, ठीक। अब लोग क्या करते हैं, उस ब्रांड वैल्यू के बेस पे लाइसेंस लेते हैं। एक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, एक फुटबॉल की टीम है और वो रेगुलरली खेलती है, लोग उसका भी लाइसेंस लेते हैं, एंटिटी उसका भी लाइसेंस लेती है। तो आप देखना कि जो ऑलरेडी एक टीम थी, मतलब पहले पुरानी टीम थी, बहुत पहले मैच खेलती थी, अब मैच नहीं खेल रही। अब आज जो आपने पेमेंट की है वो एक वैल्यू के बराबर पेमेंट की होगी, मतलब कस्टमर ने जो पेमेंट की है उस वैल्यू के बराबर पेमेंट की होगी। क्या उसकी वजह से आगे लाइसेंस की वजह से उस टीम की वैल्यू में कोई चेंज आएगा, मतलब उस ब्रांड वैल्यू में कोई चेंज आएगा? एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल,
एक जो टीम है जो रेगुलर मैच खेलती है, अब वो और भी ज्यादा मैच खेलेगी तो उसकी वजह से उसकी वैल्यू में चेंज आएगा नहीं आएगा? जी सर। तो कहते हैं आपने क्या करना है, अगर राइट टू एक्सेस है तो रिवेन्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिकॉर्ड करना है। राइट टू एक्सेस मान के चलेंगे अगर 3 कंडीशन क्वालिफाई होती है, इफ ऑल 3 कंडीशन आर मेट। सबसे पहली कंडीशन है जो एंटिटी है वो रिक्वायर्ड है, मतलब जिन्होंने लाइसेंस दिया है वो रिक्वायर्ड है कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, या रीजनेबली एक्सपेक्ट है, मतलब कस्टमर एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि वो नेसेसरी अंडरटेकिंग एक्टिविटी करती रहेगी जो कि लाइसेंस की वैल्यू को सिग्निफिकेंट अफेक्ट करेगी। दूसरी कंडीशन है जो लाइसेंस है वो एक्सपोज करेगा कस्टमर को एनी इफेक्ट ऑफ द एंटिटी एक्टिविटी। देखिए, अब जो टीम रेगुलरली मैच खेलती है वो अच्छा खेलेगी या बुरा खेलेगी तो उसका इंपैक्ट किसके ऊपर आएगा? कस्टमर के ऊपर भी आएगा। ठीक। थर्ड कहता है जो एंटिटी की एक्टिविटी है वो एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अगर ये तीनों कंडीशन क्वालिफाई होती है तो उसके इसमें रिवेन्यू आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे? ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब बात सुनना ध्यान से ना, अगर एक टीम रेगुलरली मैच खेलती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो एक्टिविटी करती रहेगी, तो एक्टिविटी करने की वजह से क्या होगा? उसके कस्टमर के ऊपर भी चेंज आएगा। ठीक है, एक्टिविटी रेगुलर कर रही है, कस्टमर के ऊपर उसका इफेक्ट आ रहा है, और थर्ड वो अपने आप में एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? राइट टू एक्सेस मान के चलेंगे और रिवेन्यू ओवर पीरियड ऑफ टाइम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक। लेकिन अगर तीनों में से एक भी कंडीशन फेल कर जाती है तो हम उस केस में क्या करेंगे? राइट टू यूज मान के चलेंगे, रिवेन्यू एट ए पॉइंट ऑफ टाइम रिकॉर्ड करेंगे। देखिए, इफ ऑल 3 क्राइटेरिया फॉर एक्सेस आर नॉट मेट, मतलब एक भी कंडीशन अगर फेल कर जाती है, द नेचर ऑफ द एंटिटी प्रोमिस इज टू प्रोवाइड ए राइट टू यूज, इस केस में हम लोग क्या करेंगे? रिवेन्यू को एट ए पॉइंट ऑफ टाइम रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे कि एंटिटी क्या करती है? कई बार मार्केटिंग एक्टिविटी करती है। जैसे मान लो एक फुटबॉल की टीम थी, पहले मैच खेलती थी, उसकी ब्रांड वैल्यू है, अब उसको मेंटेन करने के लिए वो मार्केटिंग एक्टिविटी करती है, तो उस केस में जो वैल्यू में चेंज आएगा ना वो आपका ज़्यादा मेजर चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि वैल्यू जो है आपका स्टैटिक वैल्यू है, आपका डायनेमिक वैल्यू नहीं है। ठीक। ओनली द मार्केटिंग एक्टिविटी डू नॉट मेक द IP डायनेमिक बिकॉज दीज विल नॉट चेंज द फंक्शनलिटी ऑफ द IP, हाउएवर दे कुड अफेक्ट इट्स वैल्यू। तो सिंपल सी बात क्या है, अगर मान लो राइट टू एक्सेस है तो उसके हम रिवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करेंगे? ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एलोकेट कर देंगे यहाँ पे ना, 4 साल के अंदर रिवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। अगर राइट टू यूज है तो हम रिवेन्यू एट ए पॉइंट ऑफ टाइम रिकॉर्ड करेंगे। राइट टू एक्सेस मान के चलेंगे अगर मान लो तीनों के तीनों जो क्राइटेरिया है वो आपके क्वालिफाई होते हैं। अगर एक भी क्राइटेरिया फेल करके तो उसके हम लोग क्या करेंगे? फिर राइट टू यूज मान के चलेंगे, रिवेन्यू एट ए पॉइंट ऑफ टाइम रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सेल बेस्ड और यूसेज बेस्ड रॉयल्टी। कहता है रॉयल्टी की इनकम सेल बेस्ड में या यूसेज बेस्ड में तब रिकॉर्ड करेंगे जब दोनों में से जो लेटेस्ट इवेंट होता है, जब लेटेस्ट इवेंट होगा तब हम रिवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। एक मतलब दो इवेंट है, इनमें से जो लेटेस्ट इवेंट होगा उस टाइम रिवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। एक सेल या यूसेज अकर हुआ है और जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई करनी थी उस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी हुई है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका रीपर्चेज एग्रीमेंट। रीपर्चेज एग्रीमेंट को समझने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि रीपर्चेज एग्रीमेंट होते क्यों हैं, क्या रीजन होता है। देखिए, थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ में चलते हैं। जैसे मान लो एक पार्टी है आपका मिस्टर ए, ठीक है, उसको पैसे चाहिए। अब वो बैंक के पास जाता है तो बैंक जनरली क्या करता है? 2 चीजें चेक करता है, एक सिक्योरिटी क्या है और सेकंड आपका सिक्योरिटी क्या है, और सेकंड बैंक चेक करता है कि पेइंग कैपेसिटी कैसी है, और उसमें से फिर जो लोअर अमाउंट होता है उसके बेस पे बैंक क्या करता है? लोन प्रोवाइड करता है। ठीक, अब मान लो मिस्टर ए बैंक में गया, उसे प्रॉपर लोन नहीं मिला, वो हमारे पास आया, हमें कहता है कि साहब ऐसे ऐसे ना मेरे को कुछ पैसे चाहिए। हमने कहा ठीक है जी, हम आपको पैसे दे देंगे, लेकिन सिक्योरिटी क्या रहेगी? उसने कहा मेरे पास ना कुछ गुड्स हैं, मेरे पास क्या है? कुछ गुड्स हैं, मैं उन्हें आपको बेच दूंगा और फिर वापस रीपरचेज कर लूंगा। एक काम करते हैं, मिस्टर ए की जगह ना यहाँ पे एक्स लिमिटेड कंपनी बना लेते हैं, उसके ऊपर इंडियस की एप्लीकेबिलिटी ना, ठीक, एक्स लिमिटेड कंपनी है जिसके ऊपर इंडियस की एप्लीकेबिलिटी है। अब एक्स को पैसे चाहिए, अब पैसे के लिए वो क्या करता है? किसी दूसरी पार्टी से, मान लो वाई लिमिटेड से एग्रीमेंट कर लेता है कि वो इसे क्या करेगा? गुड्स सोल्ड करेगा और उसके बाद फिर क्या करेगा? रीपरचेज कर लेगा। या ये अपने पास क्या करेगा? कॉल ऑप्शन रख लेगा। कॉल ऑप्शन का मतलब क्या है कि इसका दिल करेगा परचेज करेगा, दिल नहीं करेगा तो परचेज नहीं करेगा। ठीक, कहता है अगर मान लो आपका रीपरचेज एग्रीमेंट है, जिसमें आपका रीपरचेज एग्रीमेंट है या फिर आपका कॉल ऑप्शन है, तो उस केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? देखिए, एक्स ने वाई को गुड्स बेचे और वो वापस उसे रीपरचेज करेगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं कंट्रोल ट्रांसफर तो हुआ ही नहीं। तो ऐसे केस में कहता है कि आप ये बताइए कि आपने पैसे कितने लिए? हमने कहा जी 10 लाख लिए हैं, ठीक है। गुड्स कितने के आप रीपरचेज करोगे? हमने कहा जी 11 लाख के। इसका मतलब क्या है कि 1 लाख आपके लिए क्या बन गया? फाइनेंस कॉस्ट बन गई, और इनिशियली आप क्या करेंगे? 10 लाख को एज ए लाइबिलिटी दिखा देंगे। ठीक, अच्छा,
अब इसी पॉइंट को मैं थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से एक्सप्लेन कर रहा हूं। होता क्या है, जैसे मान लो वाई लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, इसे ना कुछ टाइम के लिए मशीन चाहिए, और मान लो एक्स लिमिटेड क्या है, मशीन में डील करता है, इसके लिए गुड्स चाहिए, ठीक है। अब ये मशीन अगर वाई को ट्रांसफर कर देगा, मशीन चली गई वाई के पास लीज पे, लेकिन एक्स के पास क्या है, सिक्योरिटी नहीं है। कल को मान लो उसने मशीन को के ऊपर कब्जा कर लिया, तो इसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए क्या करता है, ये कहता है कि मैं एक काम करता हूं, मैं आपको ना मशीन को सेल कर देता हूं और एक रीपर्चेज एग्रीमेंट कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं, रीपर्चेज एग्रीमेंट, 9 लाख के आप इसे मेरे को वापस बेच देना। अब जब हमने 10 लाख की मशीन बेची होगी, तो रियल में तो हमने क्या किया, मशीन को लीज पे दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, एज ए सिक्योरिटी लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेंगे 10 लाख से, और जब ये 9 लाख हम उसे रीपर्चेज करेंगे, 9 लाख की अमाउंट की पेमेंट करेंगे, तो जो 1 लाख का डिफरेंस है अपने लिए क्या बन गया, वो अपना लीज इनकम बन गया, ठीक है। अच्छा, एक होता है पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन का मतलब क्या होता है, अगर मैं पुट ऑप्शन का राइटर हूं, तो सामने वाली पार्टी जैसा करेगी मेरे को उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, डील करनी पड़ेगी। कहता है अगर मान लो आप पुट ऑप्शन में हो, एज ए राइटर हो, तो उस केस में क्या होगा, आपने बेचने का राइट उसको दे रखा है। मान लो हमने क्या किया, 10 लाख की असेट ट्रांसफर कर दी, और बेचने का राइट किसके पास है, उसके पास है, ठीक। अब बेचने का राइट अगर उसके पास है, तो वो राइट को एग्जीक्यूट कब करेगा, वो राइट को एग्जीक्यूट करेगा, मान लो अपना बेचने का जो प्राइस है वो अपना मान लो 9 लाख है, ठीक है, और मार्केट में जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो 6 लाख हो जाएगा, तो हमें बेच देगा। सर मार्केट में प्राइस अगर 14 लाख होगा तो मार्केट में बेच देगा ना, क्योंकि उसके पास तो पुट ऑप्शन है, उसके पास बेचने का राइट है, ठीक, और हम राइटर हैं। तो ऐसे केस में कहता है कि आप ये देखिए कि एक्सरसाइज हो पाएगा नहीं हो पाएगा। एक्सरसाइज हो पाएगा तो अगर अमाउंट कम है तो उस केस में क्या बन गया, आपके लिए लीज इनकम बन गई, और अगर मान लो अमाउंट ज़्यादा तो आपके लिए क्या बन गया, फिर फाइनेंस कॉस्ट बन गई, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका आता है, अच्छा इसमें एक प्यारी सी बात और, अगर मान लो ऑप्शन जो है वो अनएक्सरसाइज आपका लैप्स कर जाता है, ये ऑप्शन लैप्स अनएक्सरसाइज, तो एंटिटी क्या करेगी, लायबिलिटी को डी रिकॉग्नाइज करके रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेगी। चलें जी सर, आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। देखिए क्या होता है, हम लोग जो रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं आपका एक्चुअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ठीक, और जो पेमेंट होती है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स के हिसाब से होती है। तो उसके हिसाब से क्या होगा, रिसीवेबल बन सकता है, कॉन्ट्रैक्ट असेट आ सकती है, कॉन्ट्रैक्ट असेट हो सकती है, जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी हो सकती है, रिसीवेबल हो सकता है, ठीक। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट असेट में आपका जैसे हमने कुछ खर्चे कैपिटलाइज कर रखे वो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट असेट के अंदर आ जाएगा, तो हम उसे क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। एक्साइज ड्यूटी अगर है तो उसे अलग से डिस्क्लोज करेंगे। एक्साइज ड्यूटी वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया ना। रिवेन्यू जो हम लोग कस्टमर से रिकॉग्नाइज करेंगे उसे अलग अलग सोर्स में, मतलब सेपरेट हेड में दिखाएंगे, जैसे आपका सेल ऑफ गुड्स है, रेंडरिंग ऑफ सर्विस है, ठीक। अगर कोई रिसीवेबल या कॉन्ट्रैक्ट असेट के अगेंस्ट इंप्रूवमेंट लॉस उसे अलग से डिस्क्लोज करेंगे। कैटेगरी वाइज हम डिपिक्ट करेंगे आपका नेचर, अमाउंट, टाइमिंग और अनसर्टेनिटी ऑफ रेवेन्यू एंड कैश फ्लो, ठीक। अगर कोई इन्फॉर्मेशन है जो आपका इंड एस 108 के अकॉर्डिंग हमें डिस्क्लोज करनी है, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन टू एनेबल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप विद द रेवेन्यू इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज फॉर रिपोर्टेबल सेगमेंट इंड एस 108, मतलब इंड एस 108 के अकॉर्डिंग हमें क्या करना, रिपोर्ट करना है, तो हम उसे क्या करेंगे, आपका अलग से रिपोर्ट करेंगे, ठीक। चलिए, जो एंड यूजर को अनेबल बनाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने के लिए। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट। देखिए बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है, बड़े आराम से मेरी बात सुनेंगे। गवर्नमेंट क्या करती है, हालांकि इसमें एक दो बातें और मैं डिस्कस करूंगा, अभी एक बेसिक स्ट्रक्चर पहले आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। गवर्नमेंट बेसिकली क्या करती है, एक पार्टी के साथ एग्रीमेंट करती है। पार्टी के साथ एग्रीमेंट करती है कि पार्टी क्या करेगी, एक आपका टोल रोड बनाएगी और उसे फिर मैनेज करेगी कुछ ईयर के लिए। इसे हम पब्लिक प्राइवेट आपका पार्टनरशिप बोलते हैं। जैसे मान लो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्स कंपनी को दे दिया गवर्नमेंट ने ना, एक्स लिमिटेड को। एक्स लिमिटेड बेसिकली क्या करेगी, पहले आपका मान लो 3 साल यहाँ पे उसे रोड के कंस्ट्रक्शन में लगेंगे, और उसके बाद फिर वो टोल कलेक्ट करेगी अगले 22 साल तक, टोटल 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक। जो गवर्नमेंट है वो आपका ग्रांटर बन गया, और जो एक्स लिमिटेड है वो ऑपरेटर बन गई। तो ऑपरेटर अपने यहाँ पे सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट की अकाउंटिंग कैसे करेगा, क्या उसे एज ए पीपी दिखाएगा, एज ए पीपी तो दिखा नहीं सकता वो, क्योंकि 25 ईयर के बाद क्या करना पड़ेगा, इस असेट को एक्स लिमिटेड को गवर्नमेंट को वापस हैंड ओवर करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में वो कहता है कि सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट में ऑपरेटर क्या करेगा, असेट को आइडेंटिफाई करेगा, या तो उसके लिए फाइनेंशियल असेट बनेगी या उसके लिए क्या बनेगी, इंटेंजिबल असेट। अगर मान लो अमाउंट फिक्स है कि इतना कंसिडरेशन उसे मिलने वाला है तो फाइनेंशियल असेट बन जाएगी। अगर अमाउंट फिक्स नहीं है, जैसे गवर्नमेंट कहती है कि अगले 22 साल तक आप टोल कलेक्ट कर लेना, हमारी कोई गारंटी नहीं है, तो उसके फिर इंटेंजिबल असेट बन जाएगी, ठीक। चले जी सर। अच्छा, कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट ना ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे देती है, जैसे मान लो टी लिमिटेड को दे दी, और टी लिमिटेड फिर क्या करता है, एक्स लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट दे देता है, तो इस केस में फिर सर टी लिमिटेड ग्रांटर बन जाएगा। एक बात और, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आपका असेट को क्रिएट करने का भी हो सकता है और असेट को एनहांस करने का भी हो सकता है।
जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिया है इंडिया 115 ने सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट में, वो ऑपरेटर के लिए दिया है। देखिए अकाउंटिंग में क्या लिखता है, accounting aspect and model. The entity cannot record the asset as PP in its book. It can be recorded either as intangible asset or financial asset. Financial asset अगर मान लो contractual right to receive cash है, intangible asset अगर मान लो कोई आपका amount fix नहीं है, if the entity has a right to charge user of the public service, further such intangible asset shall be treated as per Ind AS 38. आइए अब डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन आपका Ind AS 115 एंड AS 7 एंड AS 9, क्योंकि ये भी अपने सिलेबस में है। मैं ओरली कुछ बातें बोल देता हूँ। देखिए हम Ind AS 115 में जो रिवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं उसमें आपका ऑल टाइप ऑफ रिवेन्यू आ जाती है जो आपका फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी से आती है। इंटरेस्ट और डिविडेंड उसके अंदर कवर नहीं है। लेकिन अगर हम इसके कोरस्पॉन्डिंग AS 9 और 7 की बात करें तो AS 9 के अंदर आपका सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विस और जो रिसोर्स और एंटिटी ने यूज किया जिसमें आपका इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी कवर है और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट आपका AS 7 में कवर। ठीक, अगर मान लो वेरिएबल कंसिडरेशन है, कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। इंडिया 115 में गाइडलाइंस दे रखी, यहाँ पे गाइडलाइंस नहीं दे रखी। अगर मल्टीपल अरेंजमेंट है तो हम रिवेन्यू को कैसे एलोकेट करेंगे, यहाँ पे गाइडलाइंस है, यहाँ पे गाइडलाइंस नहीं है। अगर आपका अलग से हम लोग वारंटी सेल करते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 115 के अंदर डील करते हैं, ऐसा कोई प्रोविजन यहाँ पे नहीं है। रिवेन्यू को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, हम रिवेन्यू को मेजर करते हैं आपका ट्रांजैक्शन प्राइस के बेस पे, मतलब कोर प्रिंसिपल के तहत कि जो हमने गुड्स और सर्विस ट्रांसफर की उसके अगेंस्ट हम कितना अमाउंट एक्सपेक्ट करते हैं इंडिया 115 के अकॉर्डिंग। ठीक, AS 9 में हम लोग क्या करते हैं, जो रिवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं वो आपका ग्रोस इनफ्लो कैश एंड रिसीवेबल आता है। और AS 7 के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक सर्टेन स्टेज पे, मतलब आपका कुछ अगर कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस पे है, कुछ क्राइटेरिया चेक करते हैं तो उसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, रिवेन्यू को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जनरली रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक, अच्छा कुछ और गाइडलाइंस है, जैसे आपका जो सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट है वो इंडिया 115 में दे रखा है, आपका AS 7 और 9 में ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है। एक बार मैं फिर से इस लाइन को बोल देता हूँ कि जो हम रिवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं AS 7 के अकॉर्डिंग प्रोग्रेस, आपका कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस के बेस पर रिकॉर्ड करते हैं, बट सर्टेन कंडीशन क्वालिफाई होने के बाद, सर्टेन कंडीशन पूरी होने के बाद। ठीक, अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कॉस्ट इनकर्ड की है तो उसके रिगार्ड में यहाँ पे गाइडलाइंस दे रखी है, यहाँ पे कोई गाइडलाइंस नहीं दे रखी। एक दो डिफरेंस हो रहा है, आप उसे रीड कर लेंगे। चलिए जी, इसी के साथ इंडिया 115 का रिवीजन समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने क्या करना, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि बहुत प्यारी प्यारी कंटेंट की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू और इस बार एग्जाम को फोड़ के आएंगे।